आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहला है कीवर्ड आइडेंटिफाई करो। तो जो कीवर्ड है तुम्हारे पास वो है लैंड एंड वाटर रिसोर्स, संसाधन। इसमें विपत्ति से शुरुआत, फिर बताया रीजन मेन ही है, फिर बताया मेन कारण क्या है। अब मेरा स्टेक होल्डर, जैसे मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं नेपाल में क्या बनवा रहा हूं, हाइड्रो डैम्स बना रहा हूं। अब नेपाल और इंडिया के बीच में अगर कॉन्ट्रडिक्शन होगा उन पॉलिसीज में, तो अल्टीमेटली वो कॉन्ट्रडिक्शन से सफर कौन कर जाएगा। मेंस की अब तैयारी जब कर रहे हो तुम पढ़ोगे नहीं, सबसे पहले तुम क्वेश्चन देखो, पहले 13 से पहले उनको यूज करोगे रट्टा मारने के लिए, बाय हार्ट हो जाए। तो तुम्हें सोचना है आसमान से बिजली गिरती तो होता है क्या। तो आसमान से जब बिजली गिरती है तो किसी को पढ़ाने की जरूरत है या तुम्हें पता होना चाहिए, हो क्या रही तो पता होना चाहिए ना। आसमान से जब बिजली गिरती है कोई नोटिस नहीं आता, आपदा आ जाती है। वो जब बिजली गिरती है तो आपदा आ गई है, तो यहाँ आपदा क्या है वो मतलब। Get ready? ये क्वेश्चंस करते हैं। फिर मैंने बोला था कि एक अननोन क्वेश्चन जो यूपीएससी का था उसको भी हमें ट्राई करना है, जो पहले दिन दिखाया था। आंसर राइटिंग के लिए कीवर्ड डिमांड। अब कीवर्ड के बीच में रिलेशन, तो तुम्हें जो मेन कीवर्ड है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, वो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा। तो सेकेंडरी कीवर्ड होगा वो क्या है, रिलेशन वाला। सेकेंडरी कीवर्ड से प्राइमरी कीवर्ड में क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। जहां तुम्हें वो रिलेशन में, उस रिलेशन के बेसिस पर तुम्हें क्या आएगा, आंसर आएगा। और जो प्राइमरी कीवर्ड है उनको तुम्हें इंडिपेंडेंट सोचना है। अगर प्राइमरी कीवर्ड को अगर इंडिपेंडेंट सोचोगे तो ऑटोमेटिक क्या आएंगे, पॉइंट्स आएंगे। तो सबसे पहले डिमांड के बाद पॉइंट के बाद स्ट्रक्चर। कई बार क्या होगा, तुम्हें क्वेश्चन की डिमांड समझ में नहीं आएगी। जिस तरह तुम पॉइंट सोचोगे उन पॉइंट से क्वेश्चन की डिमांड आएगी। पहले पॉइंट सोचोगे, पॉइंट्स के बाद जो है तुम्हें क्वेश्चन की डिमांड समझ में आएगी, क्वेश्चन वास्तव में पूछ क्या रहा है, व्हाट एक्चुअली इट इज डिमांडिंग। वैसा ही क्वेश्चन भी आएंगे हमारे पास, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन, लेवल 3 लेता हूं। डिमांड तुम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली थी, उनका स्ट्रक्चर बनाने। पहला क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर बनाया, पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। बनाया पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। कौन कौन लोग नए हैं आज पहली क्लास से, अभी समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब कैसे किस लिखोगे, पहले किस पर अटैक मारोगे। पानी की कमी या इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पर, पानी की कमी, अटैक पहले पानी की कमी पर होगा। पानी की कमी से आएगा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, कैसे सॉल्यूशन, उसके लाभ, उसके हानि, उसके बाद अन्य जल प्रबंधन तकनीकें जो इंडिया के वाटर चैलेंज को क्या करे, सॉल्व कर। मैं एक अननोन क्वेश्चन तुम्हें लेके वापस समझाता हूं, क्योंकि ये तुम लोगों को रट चुका है, तो पुराने वाले उनको तो पता ही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की डिमांड क्या है। थर्ड नंबर, पहले 2015 का यूपीएससी करते हैं, फिर 2016 का यूपीएससी करते हैं। पहले तो मैं 15 करवाता हूं, 16 वाला देखो। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द ह्यूमन मिजरीज, एक्सप्लेन। आंसर आता है तुम्हें। क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, पहला कीवर्ड भूमि व जल संसाधन, मीन्स लैंड एंड वाटर रिसोर्स। इन दोनों वर्ड से क्या जुड़ा हुआ है, नहीं, प्रबंधन।
इनका इफेक्टिव मैनेजमेंट, भूमि जल संसाधनों का यहां पर एक वर्ड होगा प्रभावी प्रबंधन। इसके बाद क्या जुड़ा हुआ है? ह्यूमन मिजरीज। ह्यूमन मिजरीज से कौन सा लिंक वर्ड है? प्रबल रूप से कम, ड्रास्टिकली रिड्यूस। एक्सप्लेन। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास है। आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहला है कीवर्ड आइडेंटिफाई करो। तो जो कीवर्ड है तुम्हारे पास वो है लैंड एंड वाटर रिसोर्स, संसाधन। इससे जुड़ा वर्ड है कौन? प्रभावी प्रबंधन, इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब मैं अगर ये करता हूं तो क्या होगा? ह्यूमन मिजरीज है, मानवीय विपत्तियां। मानवीय विपत्तियों का क्या होगा? कम होगी। तो इनका लिंकिंग वर्ड क्या है? रिड्यूस। तो रिड्यूस कम होगी या ड्रास्टिक रिड्यूस? प्रबल। इस प्रबल का भी मीनिंग, डिमांड क्या है? यह है, ये मैं नहीं कर रहा हूं तो क्या आ रही है? विपत्तियां आ रही। अब अगर मैं ये कर दूं तो क्या आ जाएगा? ये विपत्तियां क्या हो जाएगी? यस और नो। रिड्यूस और ड्रास्टिक रिड्यूस में अंतर है कि नहीं है? है। ड्रास्टिक रिड्यूस मतलब पूरा उल्टा पुल्टा। अब इसके लिए नो भी तो सोच सकते हो। नो का मतलब नो नहीं है, नो का मतलब क्वालिटी है कि मतलब पूरी तरह नहीं करेगा, मुझे उसके लिए उसको और भी करना पड़ेगा। जब इस तरह सोचोगे तुम्हें पॉइंट्स आएंगे। अब ये सोच लिया, अब कुछ नहीं सोचना है, इसको सोचो ए है, मेन कीवर्ड है ना ये दो, ये दोनों क्या है? ये क्या है? सेकेंडरी है, ये लिंक है। अब ये कह रहा है पहला है डिमांड। डिमांड के लिए कीवर्ड आइडेंटिफाई करो, कीवर्ड के बीच में रिलेशन। उसमें भी अब सोच लो प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी है, ह्यूमन मिजरी और लैंड एंड वाटर रिसोर्स। इफेक्टिव मैनेजमेंट और रिड्यूस ये क्या है? सेकेंडरी। तो मतलब ये एक तरह से क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव है। ये भी क्या है? एक तरह से एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। अब नहीं पता है, आंसर नहीं आ रहा है, तो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन के लिए जो नया आए, कीवर्ड के बाद पॉइंट जनरेशन। पॉइंट जनरेट करो। मुझे नहीं पता ये, बट मुझे ये पता है। ये पता है ये कौन कौन सी? पॉवर्टी और हेल्थ इश्यूज, गरीबी है, हेल्थ इश्यूज। अब हेल्थ इश्यूज बहुत कुछ आ सकता है, डेंगू, मलेरिया, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। और वाटर है। अब देखो स्वच्छ पेयजल मिजरी नहीं है, हेल्थ में ही वो आ जाएगा। अगर ये नहीं है तो क्या हो रहा है? डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, वहां पर आ जाएगा ना। केवल इसको सोच रहे हो कि ह्यूमन मिजरीज कौन सी है, मानवीय विपत्तियां कौन सी। क्वेश्चन का आंसर पॉइंट से ही आएगा। कई बार तुम जब क्वेश्चन को वन गो में देखते हो आंसर नहीं आ रहा, मैं उसी को सॉलिडिफाई कर रहा हूं कि डिमांड को कैसे आइडेंटिफाई करो जब कुछ नहीं आ रहा है। इसको अलग से सोचो, मानवीय विपत्तियां और सोचो, सारी सोच लो विपत्तियां, डिजास्टर जितनी भी है। फ्लड सोच लो, लैंडस्लाइड सोच लो, और ड्रॉट सोच लो, अकाल, भूस्खलन, बाढ़, और ह्यूमन मिजरीज। यस, सोच सकते हो, फिर उसके लिए तुम्हें और सोचना होगा। मतलब अभी मैं सारी सोच रहा हूं, बाद में क्या करूंगा? कट कर दूंगा जो मुझे नहीं समझ में आ रही है क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में। और ह्यूमन मिजरी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और मानवीय विपत्तियां, और गरीबी हो गई, और कुपोषण, मेलन्यूट्रिशन, कहीं फूड सिक्योरिटी से आ जाएगा, और माइग्रेशन, यस, प्रवास, और माइग्रेशन, प्रवास, और फ्लड, बाढ़, वॉर, यस है वॉर, और बोलो वॉर है, और
ये हो गया तुम्हारा ह्यूमन मिजरीज बी, इसको तुमने बहुत सारे सोच लिया है। अब ये कह रहा है लैंड एंड वाटर रिसोर्स, इसका तुम क्या नहीं कर रहे हो? ये जब नहीं कर रहे हो या ये कर दोगे तो क्या होगा, ये सारी क्या हो जाएगी, प्रबल रूप से कम। अब प्रबल रूप से कम हो जाएगी, तुम्हारे सोचने का तरीका क्या है, तुम्हें यहां कौन सा वर्ड लगाना है, कैसे कैसे लगाना है? तुम ये सोचो, एक आपदा का लो हेल्थ है, हेल्थ है, हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है तो वो बहुत से कारण है, पर मुझे प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, वो किस लिए आ रही है, लैंड और वाटर का क्या नहीं है, बट मुझे क्या ये लिखना है या ये लिखना है कि अगर मैं ये कर दूं ये कम हो जाएगी, मुझे लिखना है क्या है, कम कर दूं तो क्या, बट मेरा सोचने का तरीका क्या है, मेरा सोचने का तरीका क्या है कि मैं अगर इसको सोचता जाऊं, मुझे अगर ये पता है तो मुझे पता है कि ये आ क्यों रही है इसके कारण, पर मेरा लिखने का तरीका क्या है, ये कर दूं तो ये क्या हो रही है, तो पॉइंट से तुम्हें क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है ना, डिमांड आ रही है ना, कंटेंट भी ऑटोमेटिक आ रहा है, कंटेंट के लिए मुझे कुछ घट्टा नहीं मारना पड़ रहा है, मुझे पता है कि कैसे करना है, मुझे पता है पॉइंट मुझे लिखने हैं। तो वही है, ऐसे क्वेश्चन ही तुम्हें सिलेक्शन दिलवाएंगे और जिनके लिए आराम से पॉइंट आते हैं। मैंने अननोन क्वेश्चन इसलिए वापस लिया क्योंकि तुम पढ़ चुके हो उन क्वेश्चन से, तो एक वाटर ले लूं एक बार। तो यहां पर सबसे पहले जब भी है प्राइमरी कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड के बाद रिलेशन, वर्ड्स को अलग से देखो और सेट थ्योरी का यूज करो, मैथमेटिक्स यूज करो कि मुझे रिलेशन बनाना है ए और बी में, मुझे प्रूव करना है कि अगर मैं ए के साथ कुछ करता हूं तो मेरा बी क्या होगा, प्रभावित होगा, यही तो है ना। मैं ए के साथ क्या कर रहा हूं, मुझे इसका क्या करना है, इस क्वेश्चन में प्रभावी क्या करना है, प्रबंधन करना है। जब मुझे प्रभावी प्रबंधन करना है तो ये क्या होगा, ड्रास्टिक तौर पर क्या होगा, रिड्यूस हो। अब ड्रास्टिक का मुझे मीनिंग लेना है यस और नो, बट मुझे पता है कि ज्यादातर मेरा चांस क्या है, मैं यस में जाऊंगा कि नो में जाऊंगा, यस में जाऊंगा। नो जब करूंगा तो मैं लास्ट में नीचे पैराग्राफ पे लेके आऊंगा, और जब मैं नो भी दूंगा तो लास्ट में वापस क्या लिखूंगा, कंक्लूजन लिखूंगा। अब पॉइंट जनरेट करो इससे, मैं एक जनरेट करके बताता हूं। जैसे मेरा ए है लैंड एंड वाटर, मेरा बी है, कोई भी एक डैश ले लो, कोई भी एक डैश बताओ, कोई भी एक, ड्रॉट, ठीक है। इंडिया में विदर्भ ईटीसी में जो ड्रॉट आ रहा है, डिस्पाइट वहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, इसका कारण है वहां पर पारिस्थितिकी रूप, इकोलॉजिकल रूप में वहां कृषि ना करना, वाटर गजलिंग क्रॉप्स, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है उनका क्या करना, यूज करना, इस कारण वहां ड्रॉट है। परंतु दूसरे में राजस्थान देखूं जहां विदर्भ से भी बहुत क्या कहे, कम बारिश है, ड्रॉट का हम नाम नहीं सुनते। तो यहां पर मैंने क्या बोला, आया क्यों है, दूसरी तरफ क्या बोला, इफेक्टिव क्या है राजस्थान में, मैनेजमेंट। तो अगर राजस्थान का मैनेजमेंट करूंगा तो ये ड्रॉट की प्रॉब्लम क्या होगी, कम होगी। आगे ना आंसर, आंसर आया ना, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसका मुझे क्या करना है, प्रभावी। अब देखो प्रभावी प्रबंधन को भी तुम अलग से सोच सकते हो, तो तुम प्रीमिस में पढ़ते हो कि लैंड एंड वाटर के प्रभावी प्रबंधन की टेक्निक्स क्या है। प्रीलिम्स में तुम पढ़ते हो एसआरआई, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, पीटी का क्वेश्चन है एसआरआई। क्योंकि एसआरआई नहीं है तो चावल की खेती में पानी क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज या कम, बहुत ज्यादा। फिर पानी जो एसआरआई टेक्निक नहीं है, जो भी वो टेक्निक यूज करते हैं उससे मीथेन ज्यादा एमिट होती है कि कम, ज्यादा। तो अगर मैं ये करूं, मीथेन क्या क्लाइमेट चेंज वगैरह पर जा सकते हो ना, ऐसे ही यहां पर एग्रीकल्चर की टेक्निक्स बताओ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, ड्रिप इरिगेशन, प्रिसीजन फार्मिंग और कंटूर फार्मिंग और इंटरक्रॉपिंग और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, सूखे को जो प्रतिरोधी कर पाए, और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग और
और हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग तो यहां पर है। और सुनते हो जो तो प्रिम्स में जो वर्ड है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, संरक्षण कृषि और स्प्रिंकलर व इरिगेशन में आ जाएगा। और प्रिलिम्स में पढ़ा है जो इंडिया की इंडिजिनस टेक्निक है जो महाराष्ट्र के किसी फार्मर ने डेवलप की है, जीरो बजट फार्मिंग नाम है ये। अब यहां से लिंक करो, कृषि है, पॉवर्टी को लिंक करते हैं। इंडिया में पॉवर्टी का कारण है विशेष साइकिल, जहां मैक्सिमम जनता कहां है, एग्रीकल्चर में है। और इस कंटेक्स्ट में जो इनइफेक्टिव कृषि है जिस कारण प्रोडक्शन क्या है, डाउन है। अब इस कंटेक्स्ट में मैं ये टेक्निक्स अपनाऊं, ये अगर टेक्निक्स अपनाता हूं तो मेरा जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता, वो क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है कि नहीं है? तो अगर वो है तो प्रोडक्शन बढ़ता है तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी। जब फार्मर की इनकम बढ़ेगी तो फैमिली की इनकम बढ़ेगी। जब इनकम वो बढ़ेगी तो वो और जगह क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। पॉवर्टी का साइकिल क्या होगा, ब्रेक होगा। जहां जाना जा सकते हो, ओपन है। अब ऐसे ही किसने बोला, लेट्स से फ्लड, सोचो, फ्लड को लेके पॉइंट सोचो जैसे मैंने सोचवाया है। बेस्ट एग्जांपल है जहां तुम रह रहे हो। वजीराबाद बसना ही नहीं चाहिए था, बस गया है। दिल्ली में ब्रिज, कौन सा ब्रिज, जहां पर पानी भरा रहता है पूरा, नई दिल्ली के पास शिवाजी ब्रिज, पूरा पानी भरा रहता है। अब इसमें क्या लिखोगे, मेरा जब बनावट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह आ रहा है, जो कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, तो लैंड का जिस तरह मैंने यूज कर रहा हूं तो उससे पानी क्या नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा। प्लस लैंड का जिस तरह मैं यूज कर रहा हूं, माउंटेन एरिया मैंने फॉरेस्ट क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं। जब वो काट दिए तो पानी कहां नहीं जा रहा है, नीचे। तो पानी का प्रवाह एकदम क्या आ रहा है, तेज। इसी कंटेक्स्ट में जब मेरा शहर बन रहा है तो शहर ने क्या किया, आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड्स को क्या कर दिया है, एंक्रोच कर दिया। एंक्रोच कर दिया। मैं कहां चला गया हूं, रिवर्स के पास, तो क्या आ रही है, अब तो ये बाहर आ गई। मुझे ये लिखना नहीं है ना, ये तो मेरा सोचने का तरीका है, ये तो मेरा सोचने का तरीका है ना। लिखने का तरीका क्या होगा कि अर्बन एरिया में अगर हम चाइना जैसा स्पॉन्ज सिटी कंसेप्ट लेके आए, हिली एरिया में हम एफोरेस्टेशन, वानिकी करें, फिर जोनिंग टेक्निक अपनाएं, जो भी आपके रिवर फ्लो है वहां पर फॉर्मेशन का, तो इस कंटेक्स्ट में हम बाढ़ को बहुत हद तक क्या कर सकते हैं, कम। क्योंकि यह सोचना तुम्हारे लिए टफ है, वो जो पहले वाला पॉइंट सोचना तुम्हारे लिए आसान है, और लिखने का तरीका क्या होगा, ये जो अभी लास्ट में मैंने बोला। क्योंकि मुझे क्या बोल रहा है वो, इसका क्या करना है, प्रबंधन। अगर मैं करूंगा तो ये क्या होगा, रिड्यूस। अब जैसे तुमने ये लिखा, ये तुमने लिखा, अब तुम्हारे पास इस तरह की कोई केस स्टडी है जिन लोगों ने ऐसा किया है, लिख सकते हो। जैसे बहुत बार चाइना का स्पॉन्ज सिटी का कंसेप्ट आता है न्यूज़पेपर में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सीधा लिखो। जैसे मुंबई में बाढ़ आने के कारण मीठी और उल्हास रिवर है, उसको आपने एंक्रोच कर दिया है, तो आपने एंक्रोच कर दिया है। तो जो पानी, जो प्रवाह, जब उसको आपको एंक्रोच करते, तो मुंबई में बार बार क्या आ रही है, बाढ़ आ रही है। अब ऐसे ही वॉर, मानवीय विपत्ति है, कैसे आए, लिंक कर सकते हो, पर वॉर को लिंक करने के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ेगा तुम्हें। और इससे आसान है तुम्हारे पास और, जैसे लैंडस्लाइड, भूस्खलन, कैसे लिखोगे, क्यों आता है भूस्खलन, लैंडस्लाइड, हिली एरियाज में जिस तरह चारधाम प्रोजेक्ट इस तरह हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या इस तरह की जो आपदाएं हो रही, वो क्यों है। अब इसमें तुम्हें कोई कमेटी का रिपोर्ट का नाम याद आता, लिखो, कस्तूररंगन कमेटी, कारगिल कमेटी, उनका यूज करो। अब उसमें लिखोगे लैंडस्लाइड को रोकने के लिए
हमारा लैंड का जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है इस कंटेक्स्ट में, वहां नेटिंग, वहां पर रिटेनिंग वॉल, पेपर 3 का कंसेप्ट यूज होगा वहां पर यानी कि एफॉरेस्टेशन, वो अगर होगा तो हम इस तरह की घटनाओं को क्या कर सकते हैं, कम। सिंपल। अब हेल्थ, इंडिया में जून जुलाई अगस्त में दिल्ली में डेंगू, इसी कंटेक्स्ट में इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है जॉन्डिस, इन सब की प्रॉब्लम क्या है, पानी क्या है, प्रदूषित है। अब इस कंटेक्स्ट में इफेक्टिव मैनेजमेंट करूं, जैसे मैंने इफेक्टिव मैनेजमेंट किया हर घर जल पानी, मैंने इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया, तो उस कंटेक्स्ट में इन प्रॉब्लम को क्या कर रहा हूं, कम। तो तुम्हें यहां इसको भी सोचना होगा, ये इफेक्टिव कैसे करूं। जैसे अभी तुमने शिमला में देखा पानी के लिए लड़ाई हो रही थी, 2 साल पहले केपटाउन में पानी नहीं था। जो पानी नहीं है सिटी में, उसको क्या डिक्लेयर किया जाता है, जीरो डे। जीरो डे, जीरो डे क्यों आ रहा है, पानी को क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा यूज, तो पानी क्या नहीं हो रहा है, रिप्लेनिश नहीं हो रहा है पानी का जो है। अब इस कंटेक्स्ट में चेन्नई ने क्या किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया। जब उन्होंने वो किया तो वो उस प्रॉब्लम को क्या कर पा रहे हैं, दूर, वो इनका इफेक्टिव मैनेजमेंट हो गया है ना। जब नहीं किया तो क्या है, हर सिटी क्या कर रही है, प्रॉब्लम को फेस कर रही। लिखो, अब ऐसे ही पंजाब हरियाणा, ठीक है, पंजाब हरियाणा में अब हम कह रहे हैं कि वहां पर कैंसर की समस्या आ रही, क्यों आ रही, लैंड का इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं, बिकॉज आपने क्या यूज किया, वहां पर केमिकल्स यूज किए, ह्यूमन मिजरी हो रही ना। इसलिए वहां पर एक कहा जाता है कैंसर ट्रेन चलती है पंजाब से लेकर बीकानेर तक, एक ट्रेन का नाम ही रख दिया लोकल लोगों ने, कैंसर ट्रेन। अब ऐसे ही राजस्थान, महिलाएं बहुत दूर तक, अब देखो पॉइंट वही है जो तुम्हारे उसमें थे, लंबी दूरी तक क्या करती है, पानी लेने के लिए जाती। क्यों जाती है, पानी नहीं, और पानी को क्या जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। इस कंटेक्स्ट में उनको बहुत दूर तक क्या करना है, जाना पड़ रहा है, ह्यूमन मिजरीज है ना उनकी। ऐसे ही लैंड का इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, लैंड का इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, तो इस कंटेक्स्ट में अब तुम्हें यहां पर जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 12th एनसीईआरटी में डाटा है कि मेरी कौन सी लैंड कितना कहां पर यूज होती है और मुझे फ्यूचर में कौन सी लैंड कितनी चाहिए। जैसे मेरे पास अभी जो पास्चर लैंड है चारागाह के लिए वो क्या है, कम है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, ज्यादा। और फ्यूचर में अगर मुझे वास्तव में पौष्टिक आहार देना है, न्यूट्रिशन देना है, तो उसका सोर्स कौन होगा, पशु। पर पशुओं को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, पास्चर चाहिए। अब तुम कहो लैंड मैनेजमेंट, लैंड का आपके पास क्या नहीं है, इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, लैंड को आपने इफेक्टिवली क्या नहीं किया, एलोकेट नहीं किया, तो उनके लिए क्या नहीं है, वो नहीं। आपने ये नहीं किया है तभी तो आपके ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के क्या हो रहे हैं, सोच पाओगे ना। पर अगर करोगे तो क्या होंगे, कम होंगे, तो वो कम होंगे लिखना है। हाँ? अब ऐसे ही लैंड का इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है तो क्लाइमेट चेंज को सोचो, और लैंड का अगर वो करोगे तो आप क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर पाओगे, वो सोचो। सोच याद तुम्हें आएगा, मैं ये कर रहा हूं तो ये हो रहा है, पर लिखने का तरीका क्या है, मैं इसको ये कम कर दूंगा, इफेक्टिव करूंगा तो मेरा ये नहीं होगा। जैसे लैंड है, उसको तुम जब निम्नीकरण कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो, उसका डिग्रेडेशन जो हो रहा है, तो इसी कंटेक्स्ट में जब तुमने क्योटो पढ़ा होगा तो LULUCF पढ़ा होगा, लैंड यूज चेंजेज एंड फॉरेस्ट्री। जब आप भूमि का उपयोग को चेंज कर रहे हो, भूमि का उपयोग कर रहे हो, जिस तरह आप फॉरेस्ट्री कर रहे हो, उससे भी कार्बन क्या होता है, एमिट होता है। चलो वो भी नहीं पढ़ा है, REDD पढ़ा होगा, REDD+ पढ़ा होगा, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। तो अगर ये आप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज में CO2 और मीथेन को क्या कर रहे हो, कम एमिट कर रहे हो। तो ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं करेगा, ह्यूमन मिजरीज जो है
क्लाइमेट चेंज से जो आ सकती है उसको क्या कर रहे हो, कम कर। शहर की जो बनावट है इस कंटेक्स्ट में, जिस तरह आपने लैंड को यूज किया है, उससे आपका क्या आ रहा है, अर्बन हीट आइलैंड। अब इसके इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए 2021 में प्रीलिम्स में एक वर्ड है मियावाकी टेक्निक, शहरों में ग्रीन पैचेज। अगर वो करते तो इन मिजरीज को क्या करेगा, हो गया, हो गया ना। क्या मैं एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूं कि बस यूपीएससी के क्वेश्चन को यूज कर रहा हूं, यूपीएससी के क्वेश्चंस को यूज कर रहा हूं, क्योंकि हम मानते हैं प्रीलिम्स अलग है, हम मानते हैं मेंस अलग है। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में प्रीलिम्स का बहुत ज्यादा नॉलेज तुम्हारे मेंस में यूज होगा और इससे इनोवेशन आएगा, इसी प्रीलिम से ही इनोवेशन आएगा। और मेंस केवल ऐसा नहीं कि तुम खाका तैयार कर लो, तुम्हारा ब्रॉड कंसेप्ट होगा, उसमें माइन्यूट पॉइंट प्रीलिम से आएंगे, माइन्यूट पॉइंट प्रीलिम से आएंगे। अब ये तो हो गया लिखने का तरीका। अब मुझे इसको आंसर लिखने के लिए क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर सिंपल, मैं 2-3 बना रहा हूं, तुम बताना कौन सा सही होगा। पहले वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की शुरुआत ऊपर से नीचे सही रहेगी, नीचे से ऊपर सही रहेगी। नीचे से ऊपर मतलब इसको पहले लिखना सही रहेगा या इसी को पहले लिखना सही रहेगा, नीचे से ऊपर। क्यों, क्वेश्चन का कोर क्या है, मिजरीज है। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या है, ऊपर से शुरुआत की है, इसमें विपत्ति से शुरुआत की, फिर बताया रीजन मेन ही है, फिर बताया मेन कारण क्या है, लैंड एंड वाटर। तो इस कंटेक्स्ट में इनका अगर मैं कर दूं तो कम कैसे, तो ये मेरा पॉइंट 30-40 वर्ड लेगा, मेरा ये वर्ड 100 वर्ड लेगा। फिर परंतु ड्रास्टिक के लिए मुझे अन्य उपाय, यहां पर ह्यूमन मिजरीज मानवीय विपत्तियां, मैक्सिमम कारण लैंड एंड वाटर का मिसयूज। इस कंटेक्स्ट में ह्यूमन मिजरीज लैंड एंड वाटर को कैसे इनको कम ड्रास्टिक रिड्यूस कर सकता है, परंतु अन्य, ये इलोबरेट है, थोड़ा कम इलोबरेट, बट शुरुआत में ये आएगा, धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि हमारा एक फिक्स फॉर्मेट है। जो तुम सोचते हो कि क्वेश्चन में ऊपर से ही नीचे बढ़ना है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब आंसर आ जाएगा। सात मिनट का टाइम है, लिखो, देखते हैं कितना लिख पाते हो। जिनसे नहीं लिखा जा रहा, केवल और केवल 4 लाइन इंट्रोडक्शन लिखो। पर पॉइंट लिखते समय गड़बड़ कर रहे हो। पॉइंट में तुम बता रहे हो कि इससे ये हो रहा है, ये बढ़ रहा है, नहीं, इसको एक पॉइंट सोचो ना, जैसे कृषि में जो मेरी उत्पादकता की कमी हो रही है, वहां पर न्यूनीकरण, डिग्रेडेशन, ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इस संदर्भ में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कोमा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, कोमा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो भी तुम्हें याद है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इनके द्वारा उसको कम करके मानव के पास जो खाद्य सुरक्षा की जो विपत्ति आ रही है, उसको मैं क्या कर सकता हूं। तो ये मेरी लैंग्वेज क्या है, मतलब मैं ये करता हूं तो इसको प्रभावी रूप से क्या कर रहा हूं, लैंग्वेज मेरी है ना। तुम लोग कहीं क्या लिख रहे हो, कृषि में नहीं करने से उत्पादकता कम हो रही है। अब मेरा वो सोचने का तरीका था, मुझे तो वहां क्या देना है, मैं इसमें क्या लेके आऊं तो क्या हो जाए, तो उसे प्रभाव कैसे पड़े। अगर ऐसे
मेरी स्वास्थ्य समस्या, मेरी ज्यादातर स्वास्थ्य समस्याएं जॉन्डिस या जो भी कोमा या पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, वो सारी समस्या का कारण है दूषित जल। इस कंटेक्स्ट में पाइप वाटर सप्लाई जैसी टेक्निक, क्योंकि वर्ड क्या है, तुम लिंक क्या करना है, लैंड एंड वाटर सोर्स। यहां पर देखो ना तुमने क्या किया है, यहां तुम्हारा ये जो है ना, ये तुम्हें बताएगा तुमने क्या किया है। लैंड और जो आपका वाटर सोर्स है, इसका क्या करना है तुम्हें, इफेक्टिव मैनेजमेंट करना। जब इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट करोगे तो क्या होगा, ड्रास्टिक रिडक्शन होगा। किसका, यहां पर मैं जब नहीं समझ में आ रहा, एक नकल करो। ए मेरा कोई भी हो सकता है, XYZ, मैं इसका क्या कर दूं, इफेक्टिव मैनेजमेंट। जब मैं ये कर दूं तो मेरा जो बी है वो क्या होगा, ड्रास्टिक रिड्यूस हो। ये लैंग्वेज लिखनी है। मेरा ए लेट से हेल्थ, ठीक है, मेरे हेल्थ की समस्या है तो हेल्थ में मैं लेके आऊं इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब मैंने हेल्थ का सोचा, मेरी कौन कौन सी हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो चलो इसको टफ नहीं बनाता हूं, लेके आता हूं जैसे कोई भी चीज बता दो जो तुम्हें एग्रीकल्चर लेके आता हूं। एग्रीकल्चर से मतलब रिलेटेड है ह्यूमन मिजरी मेरी। ये ए क्या है, लैंड एंड वाटर, बी मेरी क्या है, मिजरी। मेरा सोचने का तरीका यहां से एग्रीकल्चर मतलब फूड सिक्योरिटी। मानव के पास फूड सिक्योरिटी नहीं। अब मेरी ह्यूमन मिजरी है मैलन्यूट्रिशन, कुपोषण। इस कुपोषण के कारण ह्यूमन मिजरी क्या है, स्टंटिंग, बोनापन इत्यादि। अब इस संदर्भ में यह कारण है खाद्यान्न का उपलब्ध ना होना। अब वो न उपलब्ध होना इसका कारण है लैंड का इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं। अब इस कंटेक्स्ट में लैंड पर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, मैं ये किसके लिए ला रहा हूं वर्ड, इसके लिए। ये करूं तो मेरा उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा, समस्या क्या होगी, कम होगी। क्योंकि तुम्हें सोचना है यहां से, जैसे मेरी ये फ्लड विपत्ति है, मैं यहां पर वाटर को इफेक्टिव मैनेज करूं या लैंड को इफेक्टिव मैनेज करूं, जहां मैं जोनिंग टेक्निक अपनाऊं। जोनिंग मतलब पानी का अगर रिवर का फ्लो हो रहा है तो मैं XYZ में, यहां पर जोनिंग होती है लेवल 1 लेवल 2। यहां पर आपके मानव के आवास होंगे ही नहीं, 2 पर कुछ होगा, 3 पर कुछ होगा, मानव यहां बसेंगे, यहां बसेंगे। तो अगर मैं जोनिंग टेक्निक अपनाऊं लैंड मैनेजमेंट में, प्लस इसी वाटर के इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए मैं डैम का क्या करूं, इफेक्टिव मैनेजमेंट करूं, तो लोअर राइपर स्टेट में क्या नहीं आएगी, बाढ़ नहीं आएगी। तो बाढ़ से जो ह्यूमन मिजरी आ रही, मोते जो आ रही, उसको क्या करेगा, कम करेगा। तो इस तरह बना लो ना, ए बी इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्रास्टिक। ये तुम्हारा सोचने का तरीका है। ये तो है कि ये आ रही है, ये आ रही है इस कारण कि ये हो रहा है। अब तुम्हें लिखने का तरीका है, अगर मैं इसको ये कर दूं, इसको ये कर दूं, तो इसको मैं इस तरह कर दूं, ये क्या है, इस तरह है ना, और इसको इस तरह कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, कम। लैंड एंड वाटर इफेक्टिव मैनेजमेंट, ह्यूमन मिजरी ड्रास्टिक। शहर हीट वेव्स आ रही है, अर्बन हीट आइलैंड बन रहा है, शहर में कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, शहर में अगर मैं ग्रे बिल्डिंग्स यूज करूं, प्रिलिम्स में वर्ड हॉट मिक्स एस्फॉल्ट एंड कोल्ड मिक्स एस्फॉल्ट सुना होगा। हॉट मिक्स एस्फॉल्ट जो है आपका ब्लैक वगैरह है, हीटिंग को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। कोल्ड मिक्स नहीं। अब वो मैं ये क्यों सोच रहा हूं, मुझे क्या सोचना है, ये सोचना है। या शहर में इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए मियावाकी टेक्निक, वानिकी को बढ़ावा, एफोरेस्टेशन को बढ़ावा। तो इससे करता हूं तो शहर में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो क्या हो सकता है, उसको कम। तो उसकी वजह से मैं तुम्हें एक समझा रहा हूं लिखने का तरीका। तुम
ये ए जो है ये बी, तुम बी को सोचते जाओगे उसी कंटेक्स्ट में, ये तो फिक्स है लैंड एंड वाटर, बट ये टेक्निक इस मिजरी के कंटेक्स्ट में क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है ना। पॉइंट एक नहीं है, ह्यूमन मिजरी तो बहुत सारी है ना, तो एक ह्यूमन मिजरी को पकड़ा, उस एक ह्यूमन मिजरी के कंटेक्स्ट में क्या पकड़ा, लैंड पकड़ा। अब उस ह्यूमन मिजरी के कंटेक्स्ट में जो लैंड का इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो टेक्निक तो अलग हो सकती है ना। हाँ नहीं, सॉल्यूशन नहीं, तुम्हारा कंटेक्स्ट आएगा, ये ह्यूमन मिजरी कम करनी है मुझे। एक तो अगर तुम्हारे पैराग्राफ वाली फॉर्मेट है तब तो तुम क्या करोगे, इसको होलिस्टिक डिफाइन करके पैराग्राफ में चल जाओगे जो तुम बोल रहे हो। अगर मेरी पैराग्राफ के स्टाइल नहीं है तो मैं यहां पर पॉइंट पकड़ूंगा, या एक मिजरी लूंगा, दूसरी लूंगा, तीसरी लूंगा, एक लिया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट करके क्या कहा, इसका मैं इस तरह करूंगा, जब इस तरह करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, मेरी कम हो जाए। वो तुम्हारा है स्ट्रक्चर। मैं बॉडी को बता रहा हूं, अगर मैं लिखूंगा, मेरा लिखने का तरीका क्या होगा, वर्ल्ड ओवर फेमाइंस में इतने लोग मर रहे हैं, मेरे पास अगर वर्ल्ड का डाटा है तो, क्योंकि क्वेश्चन वर्ल्ड और इंडिया डिफरेंशिएट नहीं है, वर्ल्ड ओवर इतने लोग पानी की कमी समस्या से जूझ रहे हैं, इतने लोग गरीबी का शिकार है। इन सब मानव विपत्तियों का मेन फैक्टर जो जिम्मेदार है अप्रभावी प्रबंधन किसका, लैंड एंड वाटर का। अब इसको हम प्रभावी प्रबंधन करें तो निम्न पॉइंट से क्या कर सकते हैं, अगर मैं पॉइंट फॉर्मेट पे जा रहा हूं, अगर मैं पॉइंट में नहीं जा रहा तो मैं सीधा लिखूंगा, इन सबको अगर हम इफेक्टिव मैनेजमेंट करें, फॉर एग्जांपल कृषि में ये टेक्निक, फॉर एग्जांपल वाटर के लिए ये टेक्निक, फॉर एग्जांपल ये टेक्निक, तो ये मिजरीज कम होगी। और इसको हम एग्जांपल से क्या कर सकते हैं, और वे में समझ सकते हैं। बट अगर मैं पॉइंट पे जा रहा हूं तो यहां से फिर मैं बॉडी बता रहा हूं, क्योंकि तुम सब लोगों ने ये बहुत अच्छे से लिखा है, ये तो बहुत अच्छे से लिखा है, जब मैंने बोला तुम लोगों ने अच्छे से लिखा है, गड़बड़ हो रही है तुम्हारी इस बॉडी में। बॉडी में तुम पॉइंट कैसे लिख रहे हो वहां पर गड़बड़ है, लिंक करने में प्रॉब्लम आ रही है। जहां तुम में से कई लोग केवल और केवल बता के निकल जा रहे हो कि हां इससे जो है मानव विपत्ति आ रही है, मुझे मानव विपत्ति बतानी है, मानव विपत्ति का सॉल्यूशन बताना है, ये इफेक्टिव मैनेजमेंट सॉल्यूशन बताना है। तो अगर तुम एक पॉइंट लिख लोगे ना नकल करके तो अगले वाले भी आ जाएंगे, फिर तो मुझे नकल करनी है ना, फिर तो मुझे नकल करनी है, मुझे फिक्स फॉर्मेट पता है, मुझे ए सोचना है, बी सोचना है, और इसको लिंक किससे करना है, इफेक्टिव मैनेजमेंट नकल करना सिखा रहा हूं। वही पॉइंट जनरेट करवा रहा हूं, वही बॉडी, तुम उसको फ्लो को देख रहे हो, मैं फ्लो को नहीं देख रहा हूं, मैं अभी केवल देख रहा हूं मेरी में जो मेन बॉडी है जिसमें मैं पॉइंट लिखूंगा तो पॉइंट कैसे लिखूंगा। तो प्रॉब्लम आ रही है वो एक लैंग्वेज बनाने में, वो एक लैंग्वेज बनाने में। जैसे किसी ने क्या किया, हेल्थ इश्यू लिखा, हेल्थ में कहा है इस कंटेक्स्ट में ये मेरी इफेक्टिव मैनेजमेंट टेक्निक, इससे ये समस्या इस तरह दूर हो सकती है। मैंने कहा मेरी पॉवर्टी टेक्निक, पॉवर्टी है, पॉवर्टी का कारण है मेरी 67% जनता एग्रीकल्चर पर है। अब एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जब कम हो रही है तो उसको अगेन लोन वगैरह लेना पड़ रहा है, पॉवर्टी का विशेष साइकिल। अब इस कंटेक्स्ट में इसको ब्रेक करने के लिए मेरी ये XYZ टेक्निक, जब ये टेक्निक तो पॉवर्टी ऑटोमेटिक क्या हो रही है। तो कई लोग तुम क्या बस यहां तक छोड़ दे रहे हो, जबकि जाना क्या है, इसको फिर लिंक किससे करना है, इफेक्टिव मैनेजमेंट। एक्सप्लेन हो रहा है ना ये, कई लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कई लोग लिखेंगे हेल्थ इश्यू, जॉन्डिस, EDC। इस कंटेक्स्ट में पेयजल उपलब्ध करवाना पाइप वाटर सप्लाई से, पाइप वाटर RO वाटर अवेलेबल करवाना, और इससे यह समस्या है कम। अब यहां पर तुम्हारे पास अगर कोई केस स्टडी है, किसी स्टेट ने किया है, तुम क्या कर सकते हो, एग्जांपल, हाँ ऐसा ही होता है। वो कर नहीं, तुम एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क, क्योंकि इस स्टाइल से तुम यूनिवर्सल फ्रेमवर्क बना रहे हो, मुझे ए और बी में लिंक करना है, और मुझे ए और बी लिंक करने के लिए क्या डालना है, बस इफेक्टिव मैनेजमेंट डालना है। एक फ्रेमवर्क सेट होगा,
आंसर आता जाएगा। क्योंकि पॉइंट सोचने के बाद ये प्रॉब्लम है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, इसलिए डर लगता है, इसलिए डर लगता है। जैसे मैं कहूं लैंडस्लाइड अगर मैं लेता हूं, मुझे पता है लैंडस्लाइड क्यों आती है, क्योंकि मैं वहां पे पेड़ों को काट रहा हूं। लैंडस्लाइड आ रही पेड़ों को काटने से, क्या मुझे लिखना है? मुझे क्या करना है? मैं पेड़ लगा दूं। मुझे क्या करना है? मैं उसका पहाड़ का इफेक्टिव क्या करूं? मैनेजमेंट करूं, नेटिंग कर दूं, या वॉल्स बना दूं, वॉल्स बना दूं। और प्रोजेक्ट अगर बनाऊं तो प्रभावी में क्या करूं? इफेक्टिव मेरा EIA होना चाहिए, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। अगर वो होगा तो क्या मैं पहाड़ों पर लैंडस्लाइड को कम कर पाऊंगा? कर पाऊंगा ना। तो क्या इस कंटेक्स्ट में कोई केस स्टडी है जहां हमने कम किया है इस तरह? या कोई क्या ऐसी रिपोर्ट कहती है जिसे गडगिल कमेटी रिपोर्ट कहती है? ह्यूमन मिजरीज को कम कैसे? इफेक्टिव मैनेजमेंट के द्वारा। खत्म। एक बार फिर मैं जब लिख रहा हूं तो मैं पहले बताऊंगा ह्यूमन मिजरीज और इसका कारण है लैंड एंड वाटर। फिर मैं हेडिंग सीधे लिखूंगा लैंड एंड वाटर का इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे ह्यूमन मिजरीज को कम। अभी जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसके पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इस बॉडी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं बस इस बॉडी को एक्सप्लेन कर रहा हूं और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। एग्रीकल्चर आपकी मिजरी नहीं है। एग्रीकल्चर तो एक मीडियम है। आपकी ह्यूमन मिजरी क्या है? फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी। हेडिंग अगर लिखोगे पॉवर्टी, गरीबी, अब इसमें लिखोगे इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे और इससे इसको कम कैसे। ह्यूमन मिजरी मेरे हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य समस्याएं, मेरी डिजास्टर्स। अब हो सकता है तुम डिजास्टर्स को क्या करो, अलग सारी डिजास्टर एक साथ ले आओ। फ्लड के लिए कैसे, लैंडस्लाइड के लिए कैसे। अब जैसे फ्लड है, डैम का मेरा मिसमेच। अब जरूरी नहीं कि तुम सारे सिनेरियो को फ्लड में लेके आओ। मैंने एक तो बोला तुम एंक्रोचमेंट कर रहे हो, तो दूसरा तरीका तुम्हें पता हो सकता है डैम्स जो है, डैम्स को मैं जब इफेक्टिवली मॉनिटर नहीं कर रहा हूं, अचानक पानी छोड़ रहा हूं, नीचे वाले एरिया में क्या आ रहा है? बाढ़ आ रही। अब इस कंटेक्स्ट में अगर पानी के फ्लो को जो है देखा जाए, उसकी मॉनिटरिंग की जाए, और मैं वर्ल्ड बैंक की स्कीम ड्रिप डैम रिहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, सुना होगा नाम, लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है डैम पर। क्योंकि मेरे डैम अगर स्ट्रांग नहीं है तो जब ब्रेक हो रहे हैं तो क्या आ रही है? बाढ़। तो अगर वो किया जाए तो मैं इस डैम की वजह से जो बाढ़ है उसको क्या कर सकता हूं? ये भी एक पॉइंट हो सकता है फ्लड का। हो सकता है तुम ये सोचो, कई लोग क्या सोच सकते हैं, जोनिंग सोच सकते हैं, ऐसे साइक्लोन, ठीक है, बाढ़ है, साइक्लोन, यस, अर्बन फ्लड भी एक मिजरी है। अब वो अर्बन फ्लडिंग की मिजरी को कम करने के लिए क्या करो? ड्रेनेज सिस्टम को क्या करो? स्ट्रांग करो, स्पॉन्ज, अपने वेटलैंड्स को बचाओ, वेटलैंड्स को बचाओ, कर लिखो। अब साइक्लोन, साइक्लोन नेचुरल है, बट साइक्लोन की में डेथ इसलिए हो रही है, मैंने मैंग्रोव को क्या कर दिए? काट दिए। अब मैं मैंग्रोव को काट दिया नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइक्लोन की वजह से जो मिजरीज आ रही है, इस कंटेक्स्ट में कोस्टल एरिया का इफेक्टिव मैनेजमेंट मैंग्रोव्स लगाकर, सी ग्रासेस, समुद्री घास को बचाकर, समुद्री घास को बचाकर, प्लस जो घरों की बनावट है साइक्लोन प्रूफ करके मैं क्या कर सकता हूं? तो ये साइक्लोन प्रूफ मैंग्रोव, सी ग्रास, ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है मेरे? इनमें से कौन सा वर्ड है? इसमें मेरा ये ए है या इफेक्टिव मैनेजमेंट है? वो साइक्लोन मेरा क्या है? मिजरी है। जब मैं यहां कर रहा हूं ए, तो इसमें से मैं किसको ले रहा हूं? लैंड को ले रहा हूं। समझ में आया? एक फ्रेमवर्क, ये पूरा आंसर राइटिंग में अगर तुमने इस पूरे मैथमेटिक्स में लेके आ गए ना, तो बड़ा डर भाग जाएगा। तुम्हें कंटेंट अपने आप आएगा कि मुझे कंटेंट आता है, फिर मुझे बस ए को सोचना है, बी को सोचना है और लैंग्वेज लिखते रहना है। जैसे असम, मान लो बनाना है तुम्हें, असम में जो फ्लड है
नैरो है। अब यहां आने का कारण क्या है? आप यहां पर क्या कर रहे हो? वनों की कटाई कर रहे हो। फिर यहां पर क्या हो रहा है? एंक्रोचमेंट हो रहा है, जो शहर बस रहे। अब ये जो हो रहा है वो क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है ना। तो लिखने का तरीका तो नहीं होगा तुम्हारा। तुम क्या करोगे? यहां पर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है। जो आपकी यहां पर झूम कृषि, उसको क्या करना है? रिप्लेस करना है। यहां पर क्या करना है? वानिकी करना है, बेटर वे में, बेटर वे में। तो उसके द्वारा यहां असम में जो फ्लड है उनको क्या कर सकते हैं हम? तो ये असम फ्लड क्या है तुम्हारा? पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो अब इस कंटेक्स्ट में तुम फ्लड के बारे में जनरल लिखते हो, जनरल समझा दिया। फिर यहां पर तुम एग्जाम्पल दे सकते हो कैशडी का, किसका? असम का। असम को एक्सप्लेन क्यों करूं? असम को क्या बना दो? एग्जाम्पल बना दो। लिख सकते हो, जो तुम्हें याद आ रहा लिखो। इसलिए एग्जाम बहुत ओपन है, कुछ भी लिख सकते हो। फ्लड के लिए कोई कुछ लिख सकता है, तुम कुछ और लिख सकते हो। ये एक बनाना है तुम्हें। इसलिए एक अगर पॉइंट लिखोगे ना, फिर ऑटोमेटिक पॉइंट बनता जाएगा। लैंग्वेज का तरीका तो सेम होगा ना। अजय मैं वॉर कहूं, वॉर हो रहा है मींस मेरा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों है? वाटर को लेकर, वाटर को लेकर। पर वाटर के साथ साथ लैंड भी है, बिकॉज लैंड को मैंने इफेक्टिव यूज नहीं किया है। कावेरी में पानी आने के बाद मैंने गन्ना उगाना चालू कर दिया है, कॉटन उगाना चालू कर दिया है। अब वो जब कॉटन और गन्ना उगाया तो पानी की मांग क्या है? ज्यादा। तो वहां पर मेरा लैंड और वाटर का क्या इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में वहां पर तुम टेक्निक जब लिखोगे इफेक्टिव मैनेजमेंट, वर्ड सुना होगा इकोलॉजिकल फार्मिंग, एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग, कृषि पारिस्थितिकी अनुरूप जो है आपकी, पारिस्थितिकी अनुरूप कृषि, इकोलॉजी। ज्योग्राफी में टर्म्स हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। मतलब पारिस्थितिकी अनुरूप कृषि और भूगोल के अनुरूप कृषि, वो अगर नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट होना। तो वहां क्या करोगे? क्या हो? इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों? चाइना क्या बना रहा है? डैम्स बना रहा है, डैम्स बना रहा है। अब इंडिया बांग्लादेश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों? गंगा। अब उसका अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है तो हमेशा क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है इंडस रिवर को लेकर। पहले हम नहीं सुनते थे, बट अब क्या हो रहा है? हो रहा है। और वो फ्यूचर में और होगा। क्यों? क्लाइमेट चेंज। तो अगर आपने नहीं किया तो होंगे, तो वो अभी से आप क्या करो? तो इसको बहुत सोचना है। सॉल्यूशन ही तुम्हारा क्या है? ये इफेक्टिव मैनेजमेंट है। लास्ट में क्या कंक्लूजन? डिमांड समझ में आया? निकालना। डिमांड के बाद मेन एक्सरसाइज है पॉइंट, पॉइंट के बाद फिर अगली एक्सरसाइज है लिखना। और लिखने में भी डर भागेगा। तुमने देखो इंट्रो अच्छा लिखा सबने, इंट्रो अगर अच्छा लिख सकते हो फिर धीरे धीरे बॉडी आएगी। जब बॉडी में एक पॉइंट लिख पाओगे फिर सारे लिख पाओगे, फिर वो सारे वो धीरे धीरे प्रोसेस होगा। क्लियर है? डिमांड को कैसे निकालना है। डिमांड के बाद पॉइंट को जनरलाइज करने के लिए बस सोचो, जो तुम्हारे कीवर्ड्स हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, केवल उस प्राइमरी कीवर्ड को सोचो। पहले टेंशन ही मतलब रिलेशन क्या बनाना है, फिर प्राइमरी कीवर्ड को सोचकर दोनों प्राइमरी कीवर्ड में क्या बनाओ? रिलेशन। और बीच का वर्ड क्या होगा? जो सेकेंडरी कीवर्ड। अब एक क्वेश्चन और लो वाटर का, फिर मैं आता हूं अननोन क्वेश्चन पर। अलग भी ले सकते हो, साथ भी ले सकते हो। कई जगह क्या है? साथ में आएगा, कई जगह क्या है? अलग आएगा। लैंड एंड वाटर, कई जगह समस्या केवल और केवल वाटर से हो सकती है। लैंड का इफेक्टिव मैनेजमेंट है तुम्हारे पास। ये क्वेश्चन की डिमांड बताओ, अंडरलाइन की वर्क करो कीवर्ड और सोचो। थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारत अवलंबन जल संसाधनों सुसंपन्न है, समालोचना पर परीक्षण कीजिए कि क्या कारण है कि भारत इसके बावजूद जलाभाव से ग्रसित है।
बस डिमांड जनरेट करवाऊंगा, पॉइंट नहीं, बिकॉज पॉइंट के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा डाटा चाहिए। बस मुझे डिमांड बता दो। पहला कीवर्ड क्या है? अवलवण जन, फ्रेश वाटर। सुसंपन्न, कंटेक्स्ट क्या है? संदर्भ क्या है? वर्ल्ड या इंडिया? इंडिया। तो फ्रेश वाटर, सुसंपन्न, कौन? इंडिया, लिंक है। और फिर क्या बोल रहा है? क्रिटिकल एनालिसिस करना है। इसके बावजूद जलवायु, जलवायु से ग्रसित कौन है? जल से सुसंपन्न है। दूसरा ये भी कह सकते हो नहीं, मैंने कहा तुम एग्जाम देने लायक हो 1 साल की तैयारी के बाद। यस या नो? यस, फॉर्म पूरा हो चुका है। नो, नो का मतलब मेरा यह है कि तुमने पढ़ाई नहीं है, या नो का मेरा मतलब कुछ और है, कुछ और मतलब। तो यहां जब ये नो है, इसका हमेशा मीनिंग नो मत लिया करो। नो से तुम्हें डायरेक्शन ढूंढनी है। मतलब मैंने कहा 1 साल की तैयारी के बाद देने को तैयार हो? यस तैयार हो, फॉर्म पूरा हो चुका है, बट मुझे एग्जाम की जानकारी ही नहीं, मैंने पीवाईक्यूज ही नहीं देखे हैं, तो वो क्या है? नो हो गया ना। तो ऐसे यस है मतलब क्वांटिटी है मेरे पास पानी है, बट नहीं है मतलब मेरे पास क्या नहीं है। तो ये सोचना तुम्हें, और इस तरह लिखना तब आएगा जब तुम्हारे पास डाटा होगा। फिर ये पूछ रहा है जलवायु से ग्रसित है, कैसे, किस कारण, किस, बहुत से पॉइंट हो सकते हैं, मैं अभी सोचवा नहीं रहा हूं क्योंकि इसके लिए मुझे डाटा चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं है, अदरवाइज मैं हमेशा जल लेता हूं पहले सोचवाने के लिए। कैसे, तो उसमें बहुत ज्यादा जा सकते हो, रीजन स्पेसिफिक जा सकते हो, क्षेत्र विशेष जा सकते हो, पॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में जा सकते हो, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में जा सकते हो, मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में जा सकते हो, बहुत कुछ जा सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मार्क्स मिलेंगे जो अच्छे से लिखेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों के टैकल करने की बस की बात नहीं है, क्योंकि यहां पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। वहां तुम पकड़ पा रहे थे ए है बी है, यहां हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, या हमें ही सोचना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन को अगर टैकल कर लेंगे, यू आर इन, कोई रोक नहीं सकता। मैं ये अब टॉपिक तुम्हें नहीं करवाया, ये मैं करवाऊंगा वाटर जब ज्योग्राफी चलेगा। अब मैं दे रहा हूं जो मैंने पहले दिन बोला था, उन क्वेश्चन को तुम टैकल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो दिखा रहा हूं, और तुम्हें 7 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तुम्हें खुद उसको ब्रेक करना है, डिमांड और पॉइंट जनरेट करना है। सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है, बट उसके लिए सोशल जस्टिस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने दिया था ना पहले दिन, बता रहा हूं मैं क्वेश्चन। एक तो मैंने डिस्कस किया था, दूसरा दे रहा हूं, अगले हफ्ते फिर हम विधिवत पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। सोचो, और तुम्हारे पास आंसर है, ये भी याद रखना, कीवर्ड अंडरलाइन करो, और जितना सोच सकते हो सोचो। अगर ये थोड़ा बहुत भी होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और आंसर तुम्हारे पास है, इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड अंडरलाइन करो, कीवर्ड को कॉपी पर लिखो, आंसर तुम्हारे सामने है, और हर दिन तुम उसको पढ़ते हो, हर दिन न्यूज़पेपर में। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन नहीं पढ़ते हो। ये सबने अच्छा किया है, इतना तो पहुंच ही पा रहे हो। डिमांड सोचो, कंपिटिटिव सेक्टर सोचो, और उस कंपिटिटिव सेक्टर में पॉलिसी विरोधाभास सोचो।
सेक्टर कंपीट कर रहे हैं और उन सेक्टर में जब तुम पॉलिसी ला रहे हो पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एग्जाम्पल सोचो। यस, पॉइंट सोचो। कीवर्ड और रिलेशन तो तुम सब लोगों ने सही बना दिया है, पॉइंट सोचो। मैं पॉइंट का हिंट नहीं दे रहा हूं, वो हिंट ही सब कुछ मेन है। दो सेक्टर जिसमें कंपटीशन है, उन दो सेक्टर कंपटीशन के कारण गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ रही है। सोचो, दिमाग पर जोर डालो। मैं नहीं बताऊंगा, अब हिंट दे दिया सब कुछ खुल जाएगा। सोचो पहले खुद, एग्जाम में खुद सोचना है, जोर लगाओ और बस इस वर्ड को सोचो और इसको सोच कर यहां जाओ। देखो, एक तरफ तुम्हें इकोनॉमिक बूस्ट के लिए इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, क्वेश्चन तो ओपन है। कॉन्ट्रडिक्शन बताना है, मुझे एनर्जी कंजर्व, मुझे जीडीपी को बढ़ाना है और दूसरी तरफ एनर्जी से एमिशन को भी क्या करना है, कम करना है। बट इस कंटेक्स्ट में अगर मैं वर्ल्ड ओवर की बात करूं तो मेरा जब अभी पेरिस आया था, पेरिस में जब आपका 2021 हुआ था तो मैंने कोल के फेज आउट की जगह फेज डाउन की बात करी। कोयले को मैं पूरी तरह फेज आउट नहीं करूंगा, कोयले का मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो मैं कोयले का यूज करूंगा तो मेरा इकोनॉमिक सेक्टर क्या कह रहा है, करना है, क्योंकि अगर मैंने कोयले को फेज आउट किया मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरे पे एनवायरमेंट का सेक्टर क्या कह रहा है, कोल को क्या करना है, कम। बट प्रायोरिटी कौन ले जा रहा है, इकोनॉमिक सेक्टर ले जा रहा है। तो वो जो इकोनॉमिक सेक्टर ले जा रहा है तो एमिशन क्या हो रहा है, तो वो जब एमिशन बढ़ जा रहा है तो क्या ये हो रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की प्रायोरिटी क्या कहती है, एग्रीकल्चर की पॉलिसी क्या कहती है, ज्यादा प्रोडक्शन करना। तब ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ज्यादा पानी का यूज, कम पानी का यूज। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स क्या कहेगी, वो कह रही कम पानी का यूज, वाटर कंजर्व करो, और ये क्या कहेगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। प्रायोरिटी कौन ले जाएगा, जब वो ले जाएगा तो क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग क्या कहेगी, इंडिया की ओवरऑल पॉलिसी क्या कहेगी, माइनिंग मेरी खुद की हो या मैं लेके आऊं, खुद की हो। जब वो खुद की हो तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्या कहेगी, डिफोरेस्टेशन करो या डिफोरेस्टेशन ना करो, ना करो। जबकि माइनिंग क्या कहेगी, करो। कॉन्ट्रडिक्शन है। अल्टीमेटली सफर कौन करेगा, कैसे, जो आप माइनिंग करोगे तो डिग्रेडेशन कैसे। ऐसे रोड एंड हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आ रहा है, पॉलिसीज में कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आ रहा है। जैसे अभी आप कौन सा अमेंडमेंट लेके आए, प्रीलिम्स से पढ़ रहे थे, कौन से वन्य एक्ट में आप अमेंडमेंट लेके आए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, जहां गवर्नमेंट की पॉलिसी थी तो उसने वन की डेफिनेशन को क्या किया, परिभाषा को चेंज किया। वन की परिभाषा को क्यों चेंज किया, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्या मिल जाए, आसानी से और अप्रूवल मिल जाए। बट इस कंटेक्स्ट में, इस पॉलिसी में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं, वनों को हमें कितना बढ़ाना है, 23 से 33%। पॉलिसी में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, अल्टीमेटली उस पॉलिसी से सफर कौन कर रहा था, एनवायरमेंट। आ गया ना। मार्क। मैंने हमेशा बोला कीवर्ड को सोचो, कीवर्ड को जिस दिन सोचना सीख जाओगे, बिकॉज एग्जाम में तुम्हें एक हिंट मिलना है, इसका आंसर कहीं बुक्स में नहीं होगा, तुम्हें बस हिंट मिलना है, हिंट आते ही आंसर आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन 100 में से बस 10 लोग लिखते हैं, 90 लोग लिखते ही नहीं है। 10 लोग लिखते हैं और तो थोड़ा भी लिखोगे वो मार्क्स देगा। अब थोड़ा अबव एवरेज हो गया वो 10 में से 6 या 7 दे देगा। तो वही नहीं हम प्रिपेयर किस लिए कर रहे हैं, वो कुछ लिखेगा ही नहीं, वो लिखेगा कॉम्पिटिटिव सेक्टर और स्टेक होल्डर कौन है, बस खत्म। या वो लिख के चल जाएगा एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है। वो क्या करेगा, कीवर्ड को पकड़ेगा और कहेगा एनवायरमेंट का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन। जबकि क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है,
उस डिग्रेडेशन का कारण क्या है? दो सेक्टर या स्टेक होल्डर के बीच में क्या? कॉन्ट्राडिक्शन। अब मेरा स्टेक होल्डर, जैसे मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं नेपाल में क्या बनवा रहा हूं? हाइड्रो डैम्स बना रहा हूं। तो यहां पर स्टेक होल्डर है, मैं हूं इंडिया, नेपाल भी है। अब नेपाल और इंडिया के बीच में अगर कॉन्ट्रडिक्शन होगा उन पॉलिसीज में, तो अल्टीमेटली वो कॉन्ट्रडिक्शन से सफर कौन कर जाएगा? मतलब सेक्टर सोच सकते हो और क्या सोच सकते हो? स्टेक होल्डर सोच सकते हो। दिल्ली, ठीक है, मैं स्टेक होल्डर हूं एज ए सिटीजन, मैं एज ए स्टेक होल्डर हूं, मुझे क्या चाहिए? प्रदूषण कम हो। बट दूसरी तरफ और मेरी तरफ और भी स्टेक होल्डर जिनको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन क्या हो? अच्छा हो, मैं पर्सनल कार को क्या कर पाऊं? यूज कर पाऊं। यहां अब स्टेक होल्डर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं? सिटीजंस के बीच में जो वेरियस स्टेक होल्डर है, शेयरधारक, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। बट अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है? पोल्यूशन क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है ना, डिग्रेडेशन हो रहा है ना। वहां स्टेक होल्डर के बीच में क्या आ गया है? कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है ना। पंजाब हरियाणा पराली जला रहे हैं। क्यों जलाना है उनको? क्योंकि जिस तरह डिले हुआ है, आपने मई जून के बजाय जुलाई में डिले कर दिया क्या? चावल को। तो उस कंटेक्स्ट में अक्टूबर में जब फसल की कटाई हो रही है तो समय नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी मजबूरी है क्या? पराली। ये एक पॉलिसी आई। अब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी क्यों लेके आया? क्योंकि मानसून हमारा डिले हो रहा है। मानसून हमारा डिले हो रहा था, तो मानसून जब डिले हो रहा था तो सरकार ने कहा अब मई के बजाय जून जुलाई में करो। बट इसका क्या आ गया? नेगेटिव परिणाम आ गया। तो यहीं पर पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना। एक तरफ पानी की बचत के लिए क्या कर रहे हो? कृषि आप मई में ना करो, आप कब कर दो? जून जुलाई में कर दो। अब जून जुलाई में जब किया तो वापस क्या हुआ है? समय नहीं मिल पा रहा। किसके लिए? रबी के लिए। जब रबी के लिए नहीं मिल पा रहा तो क्या कर रहे हैं? कटाई कर रहे हैं। तो यहां पॉलिसी के बीच में भी क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है ना। सेविंग वाली पॉलिसी ही क्या कर रही है? एम्बिट करवा रही है। अब ये पॉइंट तब सोच पाओगे पंजाब हरियाणा। अब उस पंजाब हरियाणा को हम पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं? ये को जब पंजाब क्वेश्चन का पराली का आएगा तभी मैं डालूंगा, जबकि आंसर राइटिंग में सीखना वो पॉइंट यहां कैसे यूज होगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना ये क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें यूज करना सीखना है। और वर्ड सिंपल मीनिंग आएगा प्रतियोगी क्षेत्र, साझेदार, इनके बीच में क्या हो रहा है? नीतिगत। तो ये तुम्हें दर्शाना होगा विरोधाभास क्या है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होगा? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब लाने को बहुत कुछ ला सकते हो। ट्राइबल मिनिस्ट्री क्या कह रही है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री क्या कह रही है, और इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ रहा है? अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है? ऐसे स्टेक होल्डर, इंडस्ट्री है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कह रही है कि आपको क्लाइमेट के नॉर्म्स पूरा करने हैं। जैसे एग्जांपल कोल सेक्टर है, कोल सेक्टर में वहां से फ्लाई ऐश ना एमिट हो तो हम फ्लाई ऐश की गाइडलाइन लेके आए। अब बट इंडस्ट्री के प्रेशर में हूं, उनको क्या कर रहे हैं? गाइडलाइंस को लूज कर। बट इस कंटेक्स्ट में डिग्रेडेशन, मतलब ये पॉइंट तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे तो, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है। बट एग्जाम में ये भी याद रखना है, सेक्टर नहीं, सेक्टर के साथ साथ एक पॉइंट तो तुम्हें क्या आ जाना चाहिए? स्टेक होल्डर का भी आ जाना चाहिए। ये सब कुछ तुम्हारे सामने है। और एग्जाम्पल अंडमान निकोबार, डेवलपमेंट करना है अंडमान निकोबार का, मेरे डिफेंस की प्रायोरिटी है, वो मेरे इंफ्रा की भी प्रायोरिटी है, और अल्टीमेटली कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा वाइल्ड लाइफ मिनिस्ट्री जो कंजर्व करना चाहती है गलातिया बे को, बट इस कंट्रडिक्शन में सफर कौन कर रहा है? अल्टीमेटली पूरा का पूरा एनवायरमेंट। ऐसे आर्कटिक, तो इंडिया छोड़ दो, आर्कटिक निकालो, आर्कटिक को प्रिजर्व करना है। बट आर्कटिक के पिघलने से मेरा ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? मजबूत होगा। मेरी लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब मैं आर्कटिक, और आर्कटिक से मुझे क्या मिलेंगे? रिसोर्स मिलेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन है। अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है? एनवायरमेंट। आर्कटिक समझ गए ना? आर्कटिक में जो भी हो रहा है वहां बर्फ पिघलेगी तो अल्टीमेटली मुझे फायदा है ना, मुझे तो फायदा ही है।
जो भी आपकी आर्कटिक सेक्टर में कंट्रीज है, रिसोर्स मिलेंगे उनको, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और दूसरी तरफ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा कि एक तरफ आप सेविंग की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ क्या कर रहे हो, उसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। सफर कौन कर रहा है अल्टीमेटली? ऐसे ही उत्तराखंड है, उत्तराखंड में अब फ्रस्ट्रेशन के लिए आपकी पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्ट आ गई, अब ज्यादा से ज्यादा वन लगाने के लिए आपके ने चीड़ पाइन लगा दी, लगा तो दी, बट वो चीड़ पाइन जो है ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, हीट, और उसको बार बार आपको क्या करना पड़ रहा है, जलाना पड़ रहा है। जब वो जला रहे हो तो हिमालय क्या हो रहा है, पिघल रहा है। क्यों? ब्लैक कार्बन। कॉन्ट्रडिक्शन है ना, लगाना भी है, मतलब मिनिस्ट्री की गाइडलाइन में क्या आ रहा है, कई बार कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो अल्टीमेटली लास्ट में अगर आपकी थॉटफुल पॉलिसी नहीं है, सफर कौन कर रहा है? एनवायरमेंट। वेस्टर्न घाट कॉन्ट्रडिक्शन है, तभी तो आपकी गदगिल कमेटी है, तभी तो आपकी कौन है, कस्तूरी रंगन। सफर कौन कर रहा है? पूरा आपका पूरा वेस्टर्न घाट में जो आपने रेलवे बनाया है, आपकी जरूरत है वो, और दूसरे आपको क्या करना है, रोकना भी है। बट यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है, बट प्रायोरिटी अल्टीमेटली कौन ले जा रहा है? इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। वेस्टर्न घाट क्या कर रहा है? सफर कर रहा है। ऐसे एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, कुछ भी लिखो, ओपन है क्वेश्चन, सोचना कहां है, विरोधाभास कहां है, विरोध कहां है, विरोध सोचो। और इस विरोध की वजह से सफर अल्टीमेटली कौन करेगा? एनवायरमेंट। डिग्रेडेशन हो रहा है ना, कैसे हो रहा है, क्या इंपैक्ट आ रहा है, उसका रिजल्ट बताना पड़ेगा, वो कैसे होगा। जो वो नहीं समझा पाओगे तो वो होगा ही नहीं ना, पर तो हो गया, विरोधाभास ही हो रहा है। तो मैं अल्टीमेटली प्रूव क्या करना है, ये विरोधाभास, इस विरोधाभास से ये रिजल्ट आएगा। वो आएगा यहीं से, जो तुमने अंडरलाइन किया ना, अंडरलाइन करने के बाद तुमने सोचा नहीं, वर्ड था पॉलिसी का कॉन्ट्रडिक्शन। ये किसमें? शेयरधारकों में या विभिन्न सेक्टर्स में। अब इसके कारण रिजल्ट क्या आ रहा है? एनवायरमेंट का निम्नीकरण, डिग्रेडेशन। अब ये तुम्हें पता है, तुम्हें पहले क्या सोचना है, ये इनमें कोई भी सेक्टर पकड़ो, इकोनॉमिक सेक्टर और अदर सेक्टर ले लो, एक पॉइंट प्रूव करो, इनमें कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन में प्रायोरिटी कौन ले जा रहा है? जो प्रायोरिटी ले जा रहा है, इससे क्या हो रहा है? सोचने का तरीका है यही, ओपन। और इसमें तो कोई राइटिंग और उसका खेल भी नहीं है, प्लस पॉइंट जनरेट करने। बोलो कबीर। इसमें तो इसी की वजह से क्या, अब डिग्रेडेशन के बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, पर तुम्हें यह एलोबरेट करना है, ये सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर और पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन को समझा देना ज्यादा से ज्यादा। हर कॉन्ट्रडिक्शन से क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। अगर तुम्हें खोलना है, जो रिसेंटली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या इतने जो है भूमि जो है उसका डिग्रेडेशन हो चुका है, इसके बहुत से कारण है, मानव की बहुत सी एक्टिविटी जिम्मेदार है। बट इस कंटेक्स्ट में जो पॉलिसीज लेके लाई जा रही है, जो एनवायरमेंट कंजर्व करना है, तो एक सेक्टर और दूसरा स्टेक होल्डर कहीं ना कहीं प्रायोरिटी ले जा रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, जिसको फॉलोइंग समझ सकते हो। तो एक्सप्लेन क्यों करना है मुझे? अगर तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत है, उसको इंट्रो में ले आओ, तो इंट्रो में ले आओ, तो लिखने का तरीका है। बट मेनली मैंने जनरेट करवाया पॉइंट, समझ में आया? तुम लोग यहां तक पहुंच गए, इसके बाद तुम दिमाग पे जोर ही नहीं डाल रहे थे, यहां पर इसको सोच ही नहीं रहे थे। और यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और हमने प्रिपेयर किया रट्टा, मुझे आता है लैंडस्लाइड, मुझे बता दें, 5 पॉइंट लिख दूंगा, तो क्वेश्चन ही नहीं है यूपीएससी का। क्वेश्चन इस नेचर के हैं, इसलिए मेरे पास कई लोग आते हैं, बोलते हैं सर हमें तो पेपर देखते ही टफ लगता है, मतलब लगता है कि हो ही नहीं पाएगा। जबकि अगर इस तरह देखोगे तो लगेगा पेपर तो बहुत आसान है, यूपीएससी का पेपर बहुत आसान है, बस उस सोचने का पर्सपेक्टिव लेके आना। क्लियर आया? क्लियर हुआ?
इसके बाद ये सोचना है इससे ये कैसे हो रहा है। जब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, उस कॉन्ट्रडिक्शन में प्रायोरिटी कौन ले गया? मुझे एनर्जी उत्पादन करना है, अब उस एनर्जी उत्पादन के लिए कोयले के एमिशन को भी क्या कोयले का उपयोग भी क्या करना है? कम। बट अगर मैंने कोयले का उपयोग कम किया तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कुछ भी सेक्टर हो सकते हैं जो तुम्हें उस समय याद आ रहे हैं, जो उस समय तुम्हें याद आएंगे। कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं तो कोयला इंपोर्ट करना है कि मजबूरी है? जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो तब भी लागत क्या है? कम है। लागत क्या है? कम है। अब इस कंटेक्स्ट में सोसाइटल और इकोनॉमिक सेक्टर भी सोच सकते हो, बट एग्जाम में उस समय याद नहीं आएंगे। मेन चीज क्या है? एग्जाम में 7 सेकंड में याद आना। रिफाइन तो मैं कर सकता हूं 1 घंटा 2 घंटा सोचकर, वहां तो मेरे लिए 7 मिनट इंपॉर्टेंट है। सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर थोड़ी है, प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? सोचो फिर, पता मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, पॉलिसी क्या आ रही है प्राइमरी और सेकेंडरी को लेकर। स्टेक होल्डर को बीच में लेकर क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है? स्टेक होल्डर सोचो, जैसे मेरे अगर यहाँ एफडीआई आया है, एफडीआई के बारे में उनके लिए नीति कौन सी मेरी, और दूसरे मेरी नीति कौन सी चल रही है, और इस नीति में कौन सी प्रायोरिटी ले जाएगा कि एनवायरमेंट क्या होगा? डिग्रेड। बिकॉज तुम्हें कॉन्ट्रडिक्शन भी वो सोचना है जो किसको प्रूव करे? एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो जाएगा। ये पॉइंट्स वापस क्रक्स कर देता हूं। हमें डिमांड फाइंड आउट करना है, तो डिमांड फाइंड आउट के लिए मेथड है, रिवर्स मेथड है कीवर्ड। अब ये कीवर्ड में भी 2 पहचानने हैं तुम्हें, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड। और ये सेकेंडरी कीवर्ड ही क्या बनाएगा तुम्हारा? रिलेशन। फिर इन कीवर्ड्स को तुम्हें क्या सोचना है पॉइंट जनरेट करने के लिए? लिंक के साथ सोचना है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोचना है। जो वर्ड हटेगा वो इस रिलेशन से बाद में हटता जाएगा, और तुम्हें लिंक से क्या बनना है? पॉइंट जनरेट करना है। और इसी के बाद तुम्हारा क्या आएगा? और यही स्ट्रक्चर तुम्हारे आंसर में क्या मेंटेन करेगा? फ्लो। यही स्ट्रक्चर आंसर में फ्लो मेंटेन करेगा। क्लियर? क्लियर? ये समझा दिया था मैंने। ये सोशल जस्टिस में, एथिक्स में इसी तरह के क्वेश्चन है। एथिक्स पूरा यही है, पूरा का पूरा एथिक्स यही है। जहां तुम्हारे पास जो नोट्स है वो बहुत सफिशिएंट है, रट्टा मारना है, एग्जाम्पल याद होने चाहिए, पूरा एथिक्स यही है। कितना भी पढ़ लो एथिक्स में, क्वेश्चन जो है वो इसी नेचर के आएंगे। नेक्स्ट वीक का मैं बता देता हूं, और मैं पहले वो पूछ लेता हूं, कल क्या चैप्टर पढ़ा डेमोक्रेसी का? क्या पढ़ाने का उससे स्टाइल समझ में आई? पढ़ना कैसे समझ में आई? उन्होंने पानी तो डिफाइन नहीं किया था ना, बोतल तो डिफाइन नहीं की थी ना, अनुभव के आधार पर तुमने क्या बोला बोला। यहां भी जब तुम आंसर कर रहे थे पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन को तुमने डिफाइन किया, फील कर रहे थे, तो हमेशा तुम्हें फीलिंग पर जाना, मतलब तुम्हारी ऑब्जर्वेशन को तुम्हें बहुत स्ट्रांग करना है। ऑब्जर्वेशन जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी इस एग्जाम में उतने ज्यादा पॉइंट जनरेट होंगे। ऑब्जर्वेशन को बहुत स्ट्रांग करना है। ऑब्जर्वेशन के साथ एक टेक्निक के अलावा दूसरी टेक्निक उन्होंने क्या बताई थी? उस पेज पर दूसरी टेक्निक क्या थी पढ़ने की, किसी भी चीज को समझने की?
जब नहीं आ रहा तो शब्द को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। डेमो एंड क्रेटोज, यहां भी हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं हम, ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करके हर कीवर्ड को अलग से देख रहे हैं या एक साथ देख रहे हैं, अलग से देख रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने जब डेमोज बोला, वहां पर जब उन्होंने क्रेटोज बोला, डेमोज अलग एंड क्रेटोज अलग। फिर उन्होंने कहा ये जो डेफिनेशन है हमेशा वही रहेगी या चेंज होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो वो चेंज को भी तुम्हें लेके आना है, और वो चेंज तुम्हारे बुक्स में नहीं होगा। उस चेंज को कई बार एग्जाम में तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा, जो तुम देख रहे हो, जो तुम देख रहे हो। तो तुम्हें उसको टाइम वाइज जो है ना लेके जाना पड़ेगा, और वो जो चेंज है वो तुम्हारे हमेशा लास्ट कंक्लूजन में आएगा, और वो तुम्हें हाफ या 1 मार्क एक्स्ट्रा दिलवाएगा नीचे सबसे लास्ट में। जैसे ये मैं अभी तुम्हें समझाऊंगा, जब मैं अगले हफ्ते फेडरलिज्म करवाऊंगा तो समझाऊंगा फेडरलिज्म क्या है, और तुम खुद कैसे लेके जा सकते हो कि 21वीं शताब्दी में फेडरलिज्म क्या होगा, 22वीं शताब्दी में क्या होगा, 2014 से 20 में क्या था, और ये 21, 22, 23 के बाद क्या हो रहा है। तो वो जो क्या हो रहा है, बिकॉज एज ए ब्यूरोक्रेट यू आर फॉलोवर और यू आर लीडर, तो तुम्हारे पास खुद का विजन होना चाहिए, किसी का थोपा हुआ विजन होना चाहिए, तो वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। वही वो चैप्टर था, वही वो चैप्टर था, वो तैयारी का बेस है, वही पढ़ने का भी बेस है कि आपको पढ़ना कैसे, रट्टा नहीं मारना है, रट्टे का यूज। और यूपीएससी के सारे क्वेश्चन वही है। ये नोट्स जो है अभी जाते हुए ले जाना, मैं समझा भी देता हूं। फेडरलिज्म है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है और उसके बाद डेफिनेशन है। मैं अगली बार तुम्हें पहले फेडरलिज्म समझाऊंगा, फेडरलिज्म की डाइसी की डेफिनेशन दूंगा, डाइसी की डेफिनेशन के बाद सरकारिया की डेफिनेशन दूंगा, सरकारिया के बाद पूछी ने क्या बोला है, और ये फिलोसॉफी क्या है, और ये फिलोसॉफी आई क्यों है, इंडिया में वो फिलोसॉफी जो है चेंज कैसे हुई, चेंज कैसे हुई। बस मैं उतना ही समझाऊंगा और फिर थोड़ा सा फैक्चुअल करवाऊंगा, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन करेंगे। जो मैं फिलोसॉफी समझाऊंगा उससे सारे फेडरलिज्म के क्वेश्चन होंगे, अभी जो पूछ रहा है या फ्यूचर में कोई भी पूछेगा। इसमें मैंने 2023 का क्वेश्चन नहीं डाला है, वो तुम्हें अननोन के तौर पर मैं लास्ट में करवाऊंगा कि तुमने इतना ही पढ़ा क्वेश्चन कैसे हो। इसके अलावा तुम्हें जो तुम्हारा नोट्स है वो पढ़ना, रट्टा, बिकॉज वो जितना भी नोट्स है तुम्हारे पास रट्टा है। यूपीएससी का जो क्वेश्चन है फेडरलिज्म पर हर साल एक क्वेश्चन है, वो रट्टा है, बाकी मुझे ही समझाना पड़ेगा। एवी डाइसी वगैरह के कंसेप्ट समझाने पड़ेंगे, वो फिलोसॉफी समझाऊंगा, तो फिलोसॉफी से जो तुम रट्टा है ना उसको इंटीग्रेट करने लग जाओगे। लक्ष्मीकांत के अलावा एनसीईआरटी में जो मैंने बोला है फेडरलिज्म के चैप्टर का, जो तुमने पेज लिया होगा वो फेडरलिज्म का चैप्टर, लैंग्वेज आएगी वहां से। और अभी थोड़े 2-3 क्लास में तुम थोड़ा बहुत यूज करना सीख जाओगे, यूज कैसे करना, यूज कैसे करना है, तो वो एनसीईआरटी पढ़नी है। तो अभी कहीं कहीं को प्रॉब्लम आ रही थी ना लैंग्वेज की, वो सुधरेगी वहां से, तो वहीं से सुधरेगी कि मुझे एक्सप्रेस कैसे करना है। बिकॉज हम बोलना जानते हैं, लिखना हमारे लिए कई बार टफ पड़ जाता है, वो रीडिंग से आएगा, वो रीडिंग से आएगा। तो इसमें फैक्चुअल है, फिर ये तो इसमें 356 वगैरह सब। अभी मेरा बुकलेट बना नहीं है, बनाकर मैं पीडीएफ दे दूंगा 13 से लेकर, एक्चुअल में हमेशा सेपरेट देता हूं, अभी 2-3 दिन फाइनल हो जाएगी, तो मैं 13 से 23 के क्वेश्चन ब्लॉक बाय ब्लॉक तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम्हारे पास 13 से पहले के क्वेश्चन है, जो भी साइंटिफिक रीडर या केबीसी की बुक है, उन क्वेश्चन को तुम यूज करोगे रट्टा मारने के लिए, लक्ष्मीकांत को उस वे में रट्टा मारने के लिए। कोई भी जब तुम चैप्टर पढ़ोगे, मेंस की अब तैयारी जब कर रहे हो, तुम पढ़ोगे नहीं, सबसे पहले तुम क्वेश्चन देखोगे, पहले 13 से पहले के, उनको यूज करोगे रट्टा मारने के लिए, बाय हार्ट हो जाए। 13 से 23 में हर क्वेश्चन में वो रट्टा की एप्लीकेशन है बस। क्योंकि रट्टा मारोगे तो तुम्हारा जो पहले की पढ़ाई है, पहले का जो थॉट है वो यूज होगा, तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद हम सेकंड लेवल पढ़ेंगे 13 से 23,
तो रट्टा वाला काम मैं तुम पर छोड़ रहा हूं। तो पढ़ाई जो है अब वैसे नहीं करनी, बुक्स खत्म करनी है। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चंस देखने, क्वेश्चंस। इसलिए मैंने भी जब तुम्हें, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन करवा रहा हूं या फेडरलिज्म करवा रहा हूं, मैं 2 क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूं तुम्हें, फेडरलिज्म का भी, और तुम्हें एक और नोट्स मिलेगा अभी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। ये कॉन्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस, क्वेश्चंस देखकर ही तुम्हें पढ़ना है। पुराने डर्रे को हटाना है। पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर क्वेश्चन, क्योंकि इससे तुम्हें आइडिया होगा, तुम्हें पता लगेगा रट्टा क्या मारना है। फालतू कुछ रट्टा नहीं मारना है। और तुम्हें यहां इससे यह भी पता लगेगा कि पुराना कुछ क्वेश्चन है, तो अगर कुछ और इनोवेटिव क्वेश्चन आएगा तो यूज कैसे होगा। फिर हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर भी रहना है। जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन पूछ रहा है, वो किसी को नहीं आता था, वहां लोगों ने वहां ब्रेक किया और थोड़ा बहुत लिख के आ गए, जो बहुत उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की समझ थी, जितनी भी उनकी समझ थी। वो क्वेश्चन यहीं से होंगे। जब पढ़ोगे क्वेश्चन देखकर रट्टा आएगा। ये तुम्हें करना है। अगला सेशन में फेडरलिज्म लूंगा, फेडरलिज्म के बाद कॉन्स्टिट्यूशन पे आऊंगा। फेडरलिज्म का मेरा एक लेक्चर बहुत काफी होगा। हो सकता है मेरे को 1-1.5 घंटा वो केवल फेडरलिज्म समझाने में लग जाए, फिलोसॉफी समझाने में लग जाए। वो इसलिए लूंगा कि तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फिलोसॉफी का रोल क्या है। मतलब इस टॉपिक की पहले अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है, उससे रट्टा मारने से पहले। बिकॉज लक्ष्मीकांत में तुमने रट्टा मारा है, तुम्हें उस फिलोसॉफी की समझ नहीं है। जैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर में मैंने तुम्हें प्रोज नहीं बताए ना कॉन्स बताए, मैंने उसकी बस फिलोसॉफी बताई थी। तो ऐसे तुम्हें अगर फिलोसॉफी पर लग गई, अगर तुम्हें पता लग गया प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार आए क्यों हैं, यह अगर पता लग गया, तुम्हें पता लग जाएगा इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। यूपीएससी ने संसदीय विशेषाधिकार पूछा है, मैं गारंटी लेता हूं आज भी तुम्हारे नोट्स में नहीं होगा वो जो यूपीएससी ने पूछा है, जो यूपीएससी ने पूछा है। यूपीएससी ने ऑर्डिनेंस पर पूछा है, मैं फिर बोल देता हूं वो क्वेश्चन के नोट्स नहीं होंगे तुम्हारे कॉपी में, बट लक्ष्मीकांत से वो तुम्हें निकालना आना चाहिए, वो निकलेगा वहां से। तो मेरे 2 स्टेटमेंट है, लक्ष्मीकांत इस एग्जाम के लिए काफी नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, लक्ष्मीकांत इस एग्जाम के लिए काफी। लक्ष्मीकांत या तुम्हारे नोट्स, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। यूज करना आना चाहिए, बस यूज करना आना चाहिए। आंसर आज तुम्हारा अलग होगा, कल तुम्हारा अलग होगा, फ्यूचर में अलग होगा। 2015 में यूपीएससी ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस पर क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर 15 में अलग था, आज की डेट में अलग है, क्योंकि 2016 में कृष्ण कुमार सिंह जजमेंट आ चुका है, इसलिए वो आंसर अलग है। 15 तक तुम्हारे पास वाधवा केस ही था, 1989 का वाधवा केस ही था, और 2-3 और थे, तो आंसर अलग है आज की डेट में। ऐसे ही क्वेश्चन 356 वगैरह पूछ रहा है, वो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो मैं वो क्वेश्चन तुम्हें पबेड और पॉल साइंस से लाके दूंगा, पर खासकर पबेड से लाके दूंगा, क्योंकि पबेड में क्वेश्चन बहुत इनोवेटिव वे में पूछ रहा है। वो जो हमें पूछ रहा है वो रिपीट कर रहा है, वो हूबहू क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बट इस कंटेक्स्ट में तुम्हें रिसर्च नहीं करना है, तुम्हें रिसर्च नहीं करना है। जैसे अच्छा क्वेश्चन अगर दिखाऊं 356 पर होगा, पबेड में वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और आंसर इसी क्वेश्चन में, कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं, आंसर इसी क्वेश्चन में। और ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान है, जहां कुछ रट्टा नहीं मारना है, बस क्वेश्चन को ये एक्सप्लेन करते जाओ। जो कीवर्ड वाली थिंकिंग है ना, वो यूज होगी, तो समझाऊंगा मैं तब। तो हमें क्या पता है 356 क्या है, हम क्या रट्टा मारते हैं 356 क्या है, 356 का जो है प्रोविजंस क्या है, बट एक्चुअल मेंस में जो पूछेगा उसकी वर्किंग पूछेगा, मेंस में वर्किंग पूछेगा। मेंस में प्रेसिडेंट के पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, प्रेसिडेंट की वर्किंग पर क्वेश्चन पूछेगा, कि मतलब आपका राजेंद्र सिंह का केस, क्या केस था, क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जेल सिंह के समय क्या हुआ, वेंकटरमन के समय क्या हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम के समय क्या हुआ। तो वो इंस्टेंसेस, वो जब घटनाएं तुम्हें याद होगी ना, वो मेंस है।
वो घटनाएं मेंस है। प्रेसिडेंट के प्रोविडेंस क्या है, ये मेंस नहीं है। पढ़ाया नहीं गया है पर न्यूज़पेपर में आता है, तुम उसको नोट डाउन नहीं करते हो। न्यूज़पेपर में आता है वो, हम उसको नोट डाउन नहीं करते हैं क्योंकि हमने उस ढंग से उस पेपर को, यूपीएससी के पीवाईक्यू को जब देखा ही नहीं है, इसलिए हम वो न्यूज पिकअप नहीं करते हैं। तो इस क्लास में पर्पस वो भी है कि जब तुम पढ़ रहे हो ना, तो पिकअप तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेना है क्या है, और वो एक ही घटना यूज कैसे कर जाओ। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने, नरेंद्र मोदी जब थे गुजरात में, तो अटल बिहारी वाजपेयी के मना करने के बावजूद उन्होंने गुजरात का दौरा किया। अब ये घटना यूज होगी, ये घटना यूज होगी। आर वेंकटरमन बोलते थे प्रेसिडेंट इज लाइक ए टेबल लैम्प, और इस पर यूपीएससी का क्वेश्चन है, जो इमरजेंसी के समय स्विच ऑन होना चाहिए, पर यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो आर वेंकटरमन ने क्या किया, फिर तुम्हें ये एग्जांपल बता, कोविंद और अभी मुर्मू के समय क्या हो रहा है, जो ये सरकार कह दे रही वही कर रहे हैं, खुद का दिमाग नहीं लगा रहे हैं। पॉइंट्स आएंगे वहां, बट वो एकदम सभ्य लैंग्वेज में आने चाहिए, रेस्पेक्ट देते हुए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम्हें प्रिपेयर तब होगे जब न्यूज पेपर तुम पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें याद आ जाएगा हाँ ये ऐसा यूज होगा, बिकॉज 100 के 100 लोग उसी प्लेटफॉर्म पर हैं, किसी को नहीं पता क्या आ रहा है, कोई यूज कर ले रहा है, कोई यूज नहीं कर पा रहा। जैसे यूपीएससी जब पूछ रहा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या तुम्हारे नोट्स प्रिपेयर है क्या मेंस का, नहीं, बट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ न्यूज आ रही तुम्हें पता है वो क्या कर रहा है। जैसे कंज्यूमर फोरम, तुम्हें नहीं पता है, तुम में से कितने लोगों ने कंज्यूमर फोरम में एप्लीकेशन दायर की होगी, ये बताओ पहले तो, एक ने भी नहीं। कंज्यूमर फोरम का क्वेश्चन आता है, तुम बोलते हो अवेयरनेस, तो बोल सकते हो क्या हो रहा है, क्योंकि तुम अपनी फीलिंग को यूज नहीं कर रहे हो वहां, तुम हमेशा लगे हुए मैंने पढ़ा क्या है। तो आंसर राइटिंग में तुम्हें वो सीखना, अल्टीमेट जो एंड है ना वो है सीखना क्या, क्लियरिटी। तो अभी ये नोट्स नीचे से ले लेना दोनों, ये और ये क्वेश्चन। पढ़ना तुम्हें स्टार्ट करना है फेडरलिज्म, पढ़ना स्टार्ट करना तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन। अपने मेन नोट्स में इंटीग्रेट करो, अलग से सेपरेट नोट्स मत बनाओ, जो तुम्हारे नोट्स ऑलरेडी हैं मेंस के लिए अलग से बनाओ। मेंस के लिए नोट्स रेडी होने चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए। इसका ये हम करेंगे ना बाद में, दिल पे क्यों ले लिया। बिजली जब गिरती है नोटिस आता है कि सीधी आ जाती है, सीधी आ जाती है, तबाह मच जाती है। तो जब उसने दे दिया नोटिस, तो क्या इसके पास कोई सुधार का मौका है। डिसमिस हो गई, पर लगा डिसमिस का कारण ही नहीं था, वो डिसमिसल तो होना ही नहीं था, पॉलिटिकल लिंकिंग की वजह से क्या हुआ है, हुआ है। अब याद आना चाहिए आपका 2005 में जिस तरह बिहार सरकार को बर्खास्त किया गया था, और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी जो है उससे ये अपेक्षा नहीं की जाती है ये करे। बूटा सिंह उस समय गवर्नर थे। मतलब बिजली गिराना, तो तुम्हें सोचना बिजली गिरती है तो होता क्या है। 356 थोड़ी बोल रहा है, वो 356 पर ही है ना, वो अलग इश्यू है। ये बस तुम्हें एक रिलेट करना है, आसमान से बिजली गिरना और 350 का आना। तो तुम्हें सोचना है आसमान से बिजली गिरती तो होता है क्या है। तो आसमान से जब बिजली गिरती है तब किसी को पढ़ाने की जरूरत है या तुम्हें पता होना चाहिए हो क्या रही, तो पता होना चाहिए ना। आसमान से जब बिजली गिरती है कोई नोटिस नहीं आता है, आपदा आ जाती है, वो जब बिजली गिरती है तो आपदा आ गई है, तो यहां आपदा क्या है वो मतलब सोचो, रिलेट करो, बस रिलेट करो। और ऐसे क्वेश्चन से बहुत लोग भागते हैं, पढ़ाई नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन लोग क्या लिखेंगे, 356 लिखेंगे, प्रोविजंस लिख देंगे, उसके है ही नहीं वो। और एक ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि इनका आंसर इन्हीं क्वेश्चन में है। ये एग्जाम्पल है, मुझे एग्जाम्पल नहीं पता है, मैंने क्या कहा कई बार, मैं एग्जाम्पल नहीं पता मुझे बस जनरल खेलना है तो मैं जनरल खेल दूंगा, क्योंकि जनरल खेलना ही मुझे 4 मार्क्स दिलवा देगा। 90% जनता लिखेगी ही नहीं, 90% जनता लिखेगी 356। और ऐसे क्वेश्चन हैंडल होने लगे
बहुत डर भाग जाएगा। सोशल जस्टिस पूरा यही है। आईआर में 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। पूरा सोसाइटी यही है, पूरा सोसाइटी ऐसे क्वेश्चन से भरा हुआ है। भारत में जाति परिवर्तित हो रही है परंतु निश्चितता मर नहीं रही है। चर्चा करो, तो चर्चा करते रहो। पूरा का पूरा एथिक्स यही है। इवन इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक यही है। यहां पूछता है समावेशी विकास, समावेशीलता और संपोषणीयता को जो है प्राप्त करने का मीन्स है। इंक्लूसिव ग्रोथ टेक्स टुगेदर सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ। कमेंट। अब मुझे भी पता है ये सही है, अब मुझे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करूं? वो क्वेश्चन आसान है, अभी दिल पे मत लो। अभी हम क्या रहे थे, यही कर रहे हैं। एंगल वही है, पहले पीवाई क्यू देखो फिर क्वेश्चन। 6-7 क्लास से वो तुम्हें और थॉट क्रिस्टल क्लैरिटी आती जाएगी। एड ऑन, एड ऑन जिस तुम्हारा नोट्स है पढ़ा तुमने, यूज ऐसे होगा बस अपने नोट्स में एड ऑन, अलग से नोट नहीं बनाना है। अब जब तुम न्यूज पेपर पढ़ोगे या करंट की कुछ क्लासेस करते हो, कुछ मिला डाल दिया बस, टॉपिक के अकॉर्डिंग। तुम्हारा पूरा नोट्स टॉपिक वाइज होना चाहिए। तो यूपीएससी टॉपिक पूछता है, कोई घटना नहीं पूछता है, वो टॉपिक पूछता है। और तुम्हें पता, मतलब 356 से कुछ एग्जांपल आएगा, तुम्हें नहीं पता होगा, बस तुम पढ़ के निकल जाओगे। बट एग्जाम में जब आएगा, तुम्हारा यूज करने का तरीका बहुत स्ट्रांग है ना, तुम्हें उस समय तुरंत याद आ जाएगा, तुम्हें तुरंत याद आएगा। और ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश पेपर में आता है, ये मिथ बना रखा है कि इंग्लिश पेपर ही सब कुछ है। हिंदी के न्यूज़पेपर में आता है, हम उसको निकाल नहीं पाते हैं। ऐसी घटनाएं आती है, जैसे आज ही हाथरस हुआ, भीड़ का प्रबंधन, आज क्या जागरण में आर्टिकल है, भीड़ का प्रबंधन आज आर्टिकल है, आज या कल का है आर्टिकल संपादकीय में पूरा, और तुम्हारे सिलेबस में है वो। एनडीए में गाइडलाइन है भीड़ प्रबंधन पर। पिछले 4 साल हो गए उसने भीड़ प्रबंधन पूछा नहीं है, इस साल पूछ सकता है। पूरी एनडीए में गाइडलाइन है उस पर, क्राउड मैनेजमेंट। और इससे तुम्हें पता भी लगना चाहिए पूछेगा क्या। तरीका एक है, पहले पीवाईक्यू, पीवाईक्यू की बात पढ़ना पहले नहीं है, पहले क्वेश्चन देखो फिर। और क्वेश्चन मार्केट का नहीं देखना है, पहले पीवाईक्यू देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। जो तुमने पढ़ा है उसी से, उसके अलावा कहीं से नहीं, उसी से वो निकलेगा। वहां से वो वहां से नहीं निकल रहा है तो फिर घटनाएं आएगी। वो मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं यहां टॉपिक वाइज चलूंगा, यहां कई टॉपिक तो मैं खुद ही करवा दूंगा। जहां मुझे पता है तुम्हें नोट्स देने हैं, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नेंस, मुझे नोट्स देने हैं तुम्हें, मैं तुम्हें एआरसी दूंगा सारी जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस पर है, फिर उसका हिस्ट्री। और वहां पर 6 प्रिंसिपल है एआरसी में, 6 को यूज कर लो, हर जगह यूज होगा वो। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, आनुषंगिकता का सिद्धांत, वो आनुषंगिकता वर्ड ही अपने आप में हेवी है। ऐसे एनएचआरसी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो मैं एक एक टॉपिक करवाऊंगा, एक से समझाऊंगा यूज वो होगा कैसे, बिकॉज तुम्हें एक आ गया बहुत सारे आ जाएंगे। एनजीटी नहीं, चलो मैंने नहीं करवाया एनजीटी, बट हमने एक ट्रिब्यूनल करवाया, तुम्हें पता लग जाएगा एनजीटी करना कैसे। बस वहां पर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, बस एग्जाम्पल अलग हो जाएंगे। क्योंकि इन दोनों के टॉपिक के बाद आएगा एलएसजी, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। और एलएसजी वो नहीं है जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ा है, और उसका क्वेश्चन हमेशा घूम रहा है, रिपीट हो रहा है। उसने आज तक हमें क्वेश्चन नहीं पूछा अर्बन गवर्नेंस पर, आज तक नहीं पूछा उसने, अभी पूछ सकता है। वो सारा है एआरसी में, एआरसी में वो सारा है, और वो पबैड में पूछ रहा है, उसका क्वेश्चन कभी भी रिपीट होगा। हमने उसका पंचायती राज उसने पूछा हमें, मतलब वो जब तुम पीवाईक्यू देखने लगोगे ना, तुम खुद प्रेडिक्ट करने लगोगे वो पूछेगा क्या, मुझे कहां स्टिक रहना है। वो मीन्स है, जैसे अगर तुम ऑप्शनल करते हो 80% क्वेश्चन ऑप्शनल में रिपीट होते हैं। अब उस जो रिपीट हो रहे उसी का तुमने शॉर्ट नोट्स बना दिया, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम आधा काम तो वहीं हो जाएगा। तुम फालतू में मैटर के पीछे भागते हो। 80% तो ऑप्शनल में रिपीट है क्वेश्चन,
और ये आंसर राइटिंग आएगी तो ऑप्शनल में भी इनोवेशन आएगा। जैसे यहां पर अभिलाष था, 2018 में उसके सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे हिंदी लिटरेचर में। वो हिंदी लिटरेचर में करंट को जोड़ता था, हिंदी लिटरेचर में वो करंट जोड़ता था। कुछ कुछ टॉपिक है वहां पर जहां इनोवेशन है, वो तब जोड़ पा रहा था जब उसको यूज करना आता था। ऑल्दो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू, अभी उत्तराखंड में है। तो सोचो सबसे पहला जो तुम्हारा है काम पीवाईक्यू, जो तुमने बोला ना टॉपिक वाइज नोट्स बनाने, तो मैं फेडरलिज्म और एलएसजी इसलिए करवा रहा हूं तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। और यहां मैंने इलोबरेट नहीं किया, बस सिंगल 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 लाइन लिखी। और शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है तुम्हारा, तो एक वर्ड पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या है, क्योंकि तुम्हें थोड़ी पता है कि तुम टॉपर बन रहे हो और तुम्हें मार्केट में नोट्स डालने हैं। तो कई लोग मैंने मिला हूं कि सर हम तो टॉपर बनना, हमें नोट्स पहले इस तरह बनाने की इलोबरेट बनाए। टॉपर को ही नहीं पता टॉपर बनेगा वो, टाइम वेस्ट क्यों करना है। क्लियर? जैसा भी तुम कंफर्टेबल हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, एवरनोट या तुम्हारा हार्ड कॉपी में नोट्स, जैसे भी तुम कंफर्टेबल हो तुम्हें बनाना। क्लियर? जैसे ये टाइमलाइन तुम्हें बहुत यूज होगी, मैं समझाऊंगा। इसी टाइमलाइन पे पूरा यूपीएससी के क्वेश्चन है फेडरलिज्म पर, इसी टाइमलाइन पर क्वेश्चन है सारे कि मेरा फेडरलिज्म चेंज कैसे हुआ है। इस साल का क्वेश्चन भी इसी टाइमलाइन पर है। फिर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो ये अभी नोट्स जाते हुए ले लेना, क्योंकि हर हफ्ते में जो भी अगले हफ्ते होगा पहले नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे ताकि तुम पढ़ सको और थोड़ा एंगेज रह सको। उसके बाद क्वेश्चंस। और कोई डाउट? इनका अगर घर पे रहते हो छूट जाती है तो लाइव जो है लिंक ले लिया करो। लाइव लिंक हमेशा मेल पर जाएगा, लाइव लिंक हमेशा मेल पर जाएगा। और क्लास का ग्रुप बना हुआ है, तो क्लास का ग्रुप भी नीचे से ले लेना, क्योंकि वो उसी से एंगेजमेंट रहेगा ताकि तुम उस समय तुरंत पूछ भी सकते हो। क्योंकि कई बार होता है कि आप पढ़ रहे हो, मटेरियल अच्छा नहीं है, क्या पढ़ना, वो तुरंत जब होता है, बिकॉज कई बार तुम्हें इनर्शिया आता है, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, अगले हफ्ते पढ़ लेंगे, तो अगले हफ्ता निकल जाता है। ऐसा नहीं करना है। और न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना है। न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ना है कि नॉलेज लेना है लैंग्वेज के लिए, क्योंकि मैं मार्केट की तरह नहीं बोलूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उससे अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारी नॉवल पढ़ने की हैबिट है तो नॉवल पढ़ो, नॉवल अगर पढ़ने की हैबिट है नॉवल पढ़ो। बिकॉज बहुत से टॉपर नॉवल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, वो सही बोलते हैं, बिकॉज उनकी न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय नॉवल पढ़ने की हैबिट है। जो तुम्हारी हैबिट है उसको एक्सप्लोर करो। इस एग्जाम में अगर 800 सिलेक्शन है तो 800 तरीके हैं निकालने के, तुम्हें सोचना है तुम्हारे लिए कौन सा फिट करता है।